महारानी अपनी साधना में नाकामयाब हो गईं और उन्हें मजबूरी में मुझ जैसे एक बूढ़े भिखारी से शादी करनी पड़ी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक ऐसा ट्रांसमाइग्रेटर हूँ जिसे 1 लाख साल तक कैद करके रखा गया था। जब मैंने शुरुआत में ट्रांसमाइग्रेट किया था, मुझे लगा था कि मैं जिंदगी में कामयाबी की बुलंदियों को छू लूंगा, लेकिन इस बेवकूफ सिस्टम ने गलत डायमेंशन चुन लिया। किस्मत का फेर कुछ ऐसा था कि मैं इस खतरनाक साधना की दुनिया में आ गया। और इससे भी ज्यादा बुरी बात ये थी कि सिस्टम ने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे बर्दस्ती एक छोटी सी दुनिया में पूरे 1 लाख साल तक कैद करके रख दिया। क्योंकि सिस्टम इस दुनिया के साधना सिस्टम से मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने मुझे हाई मार्शल वर्ल्ड की तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने पर मजबूर किया। अब 1 लाख साल बीत चुके हैं। आखिरकार मैंने इतिहास की सबसे मजबूत तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है, लेकिन मैं एक पागल इंसान भी बन गया हूँ। अपने सामने बाहरी शहर को देखकर मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो है इस दुनिया के साधना पंथों में जाना और वो गोलियां मांगना जिनसे जवानी वापस आ सकती है। अभी मैं किसी कई 100 साल के बूढ़े जैसा दिखता हूँ, क्योंकि सिस्टम सिर्फ मुझे अमर बना सकता था, लेकिन वो मेरे शरीर को बूढ़ा होने से नहीं रोक सका। जब मैं दुनिया की खूबसूरती की तारीफ कर ही रहा था, मेरे बगल में खड़े एक गधे ने इंसानी भाषा में कहा, तुम अब 9 आसमानों और 10 मीलों के सबसे ताकतवर तलवारबाज हो। यहाँ तक कि बबे साधक भी तुम्हें देखकर भाई बोलेंगे। और तुम यहाँ रो धोकर क्या तमाशा लगा रहे हो? मेरे सामने खड़ा ये बेवकूफ गधा कोई आम गधा नहीं है, बल्कि ये वो सिस्टम है जिसने मुझे 1 लाख साल तक धोखा दिया था। इसका छोटा नाम है आशा। शुरुआत में मुझे कैद में पागल होने से बचाने के लिए सिस्टम भी इंसानियत दिखाते हुए एक बेवकूफ गधे में बदल गया, और नतीजा ये हुआ कि ये पूरे 1 लाख साल तक मेरे साथ रहा। लेकिन लगता है इस सांप का कोई कायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो ये किसी और चीज में बदल जाता। मैं तो पहले से ही इस बेकार सिस्टम से नफरत करता था, और उस गधे की बात सुनकर मैंने गौरन उसे एक घूंसा जड़ दिया। बेचारा आशा कुछ समझ भी नहीं पाया और एक ही झटके में हवा में 2.5 चक्कर काटता हुआ दूर जा गिरा। फिर वो बड़बड़ाते हुए उठा और मुझे डांटते हुए बोला, बुढ़े मरता क्यों नहीं तू? मेरे बिना क्या तुम आज इतने काबिल बन पाते? ये सुनकर मैंने सीधा अपना हाथ आगे बढ़ाया और आशा को खींचकर अपनी हथेली में ले आया और फिर एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। दूर से आशा के चिल्लाने की आवाज आई, बुढ़े मरता क्यों नहीं तू? तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। इस बेवकूफ गधे से निपटने के बाद मैं बुए ठाट से बायडी शहर में घुस गया। मैंने 1 लाख साल से दुनिया का खाना नहीं चखा था। गलियों में फैली खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैं जल्दी से एक ठीक ठाक दिखने वाले रेस्टोरेंट में घुस गया ताकि यहाँ एक अच्छी सी दावत उगा सकूं। लेकिन वहाँ का वेटर मुझे देखकर थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे लगा कि मेरे जैसे फटेहाल कपूर वाला इंसान यहाँ का खर्चा नहीं उठा पाएगा। लेकिन तभी मैंने अपनी कमर पर लटका हुआ फटा हुआ थैला हिलाया। उसके अंदर से सिक्कों के खनकने की आवाज सुनते ही वेटर का चेहरा उसी से खिल उठा। वो जल्दी से सिर झुकाकर मुझे अंदर आने का न्योता देने लगा। लेकिन जैसे ही मैं होटल के अंदर गया, मेरे शरीर से आने वाली बासी बदबू चारों तरफ फैल गई, जिससे वहाँ मौजूद ग्राहक अपना मुंह ढककर मुझे घूरने लगे। अपने आस पास फुसफुसाहट की आवाजें सुनकर मैंने चीखकर अपना मुंह बनाया, और फिर इस बूढ़े शरीर से अचानक एक बर्दस्त और हिंसक शक्ति बाहर निकली, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, और मैं बिना किसी हावड़ी के खिड़की के पास वाली एक जगह पर जाकर बैठ गया। बगल की मेज पर टोपी पहने दुबली पतली 2 औरतों को बैठे देखकर मैं खुद को उन्हें छेने से रोक नहीं पाया। ए लड़कियों, जरा मेरे लिए मुस्कुराओ तो। जब देखा कि वो दोनों मुझे नरंदा कर रही हैं, तो मैंने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, अच्छा तो मुझे भाव नहीं दोगी है ना? तो फिर मैं ही तुम्हारे लिए मुस्कुरा देता हूँ। ही। उनमें से नीली जालीदार स्कर्ट पहनी हुई औरत ने ये बात सुनने के बाद गुस्से में अपनी खूबसूरत आंखें घुमाईं। जैसे ही वो कुछ जवाब देने वाली थी, बैंगनी रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई दूसरी औरत ने उसे रोक लिया और चुपके से उसे इशारा किया कि वो कोई पंगा न ले। इसलिए सबने शांत रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद मेरी मेज शाही पकवानों से भर गई, लेकिन जब मैं भूखों की तरह मांस अपने मुंह में ठूंस रहा था, एक भकीले कपड़े पहना हुआ आदमी सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी ऐसे इंसान को देख लिया हो जिससे वो डरता है। वो सीधे खिड़की से कूदकर भाग गया और मेरे बगल में बैठी वो 2 लड़कियां उसका पीछा करते हुए बाहर चली गईं। उन सुंदरियों को भागता देख मैंने भी हाथ में एक भुना हुआ चिकन पकड़ लिया और अपनी कमर से कपड़े का थैला निकालकर मेज पर फेंक दिया। फिर मैं पलक झपकते ही गायब हो गया। वहाँ बस वेटर रह गया जो खाना परोसने की तैयारी कर रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। पर जब उसने थैला खोला तो अंदर की चीज देखकर उसके होश उड़ गए। थैले में चांदी के सिक्के कहाँ थे? उसमें तो बस छोटी उंगली के आकार की चांदी की गोलियां थीं। वेटर हैरान परेशान होकर स्टूल पर बैठ गया, मानो उस पर आसमान टूट पड़ा हो। इस खाने का बिल उसके 5 महीने की तनख्वाह के बराबर था और बदले में उसे मिली बस चांदी की गोलियों से भरी एक थैली।
लेकिन उस वेटर को उस समय यह नहीं पता था कि गोलियों की यह थैली उसे एक महान इंसान बनाने में मदद करेगी। जब मैं पीछा करते हुए गली में पहुंचा तो वो तीनों वहां से जा चुके थे। मैंने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैंने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से तलवार बनाई और एक पल में आसमान की ओर इशारा किया। अगले ही पल आसमान के बादल फट गए। जहाँ तेज धूप खिली हुई थी, उस आसमान से अचानक हल्की बारिश होने लगी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बारिश की हर बूंद से मिलने वाली जानकारी को ध्यान से महसूस करने लगा। जल्द ही मुझे उन दो लड़कियों की मौजूदगी का एहसास हो गया। उस समय वे शहर के पश्चिमी हिस्से के एक आंगन में थीं। होटल में जो आदमी बहुत बना ठना घूम रहा था, वही अब अपने सामने कसकर बंधी हुई दो लड़कियों को देखकर घमंड से मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और बैंगनी ड्रेस वाली लड़की का हैट हटा दिया और एक बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया। वो आदमी उसे देखता ही रह गया और अपनी जगह पर जम सा गया, जबकि नीली ड्रेस वाली लड़की यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी दीदी को मुसीबत में डाल दिया है। अगर वो बिना सोचे समझे इस आंगन में नहीं आती तो उसकी दीदी भी नहीं पकड़ी जाती। दूसरी तरफ बैंगनी ड्रेस वाली लड़की काफी शांत थी। बस उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस लड़के के पास 1000 रूहों के संप्रदाय की रूहों की जंजीर कैसे आई। 1000 रूहों का संप्रदाय 9 स्वर्गों के महाद्वीप का एक बहुत बदनाम शैतानी पंथ है। वे लोगों की आत्माओं को सोखने और राक्षसों को बुलाने जैसे काम करते हैं। 1000 रूहों के संप्रदाय के चेले भी उन चूहों की तरह हैं जिन्हें हर कोई मारना चाहता है। जब वो बनफशी कपड़ों वाली लड़की के सीने को छूने ही वाला था, मेरी आवाज एक भूत की तरह अचानक उसके पीछे गूंजी। ओए पोते, खेलने का बड़ा शौक है, मुझे भी अपने साथ खिला ले। मेरी यह बात सुनते ही वो लड़का, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस आंगन में साफ तौर पर एक जाल बिछा हुआ था, लेकिन मैं बिना किसी आहट के अंदर घुस आया था। इस बात से उसके दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। जब तक वो हैरान खड़ा था, मैंने उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। उसने घबराकर पीछे मुड़ा और मुझ पर चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरे 1000 आत्मा दल के काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? यह कहते हुए उसने अपने पास से खून के रंग का एक जेड ताबीज निकाला। फिर दुष्ट मुस्कान के साथ उसने उसमें अपनी असली शक्ति डाल दी। ताबीज से फौरन एक बुरी रोशनी निकली और वो एक कवच बनकर उसके सामने आ गया। वो मुझे गुस्से से घूरने लगा और अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। लग रहा था जैसे वो कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन जब उसने देखा कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो लड़का बिल्कुल हैरान रह गया। इसके बाद वो अचानक दीवार पर कूदा और भागने की कोशिश करने लगा। बुड्ढे कहीं के, मेरा खेल बिगाड़ दिया, मैं तुझे देख लूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तलवार की शक्ति से भरी एक चिकन की हड्डी उसकी तरफ उड़ती हुई गई। उस लड़के को बस एक कान फाड़ने वाली सीटी की आवाज सुनाई दी और फिर उसकी जांघ में एक खूनी छेद हो गया। इससे भी डरावनी बात यह थी कि तलवार की वो शक्ति उसके घाव में ही रह गई थी। वो हड्डी से चिपके कीड़े की तरह उसके मांस को पागलों की तरह काटने लगी। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी रूह कांप उठी और वो लड़का दीवार से नीचे गिर पड़ा। एक पल में उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीग गए। इसके बाद मैंने मुड़कर उस बौंधी हुई लड़की की तरफ देखा। वो दोनों साफ तौर पर अभी भी सदमे में थे जब उन्होंने मुझे यह पूछते हुए सुना कि क्या वो साद बैंगनी स्कर्ट वाली लड़की एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने कंफ्यूज होकर सिर हिलाया। मैंने शांत रहने का नाटक करते हुए गला साफ किया और आगे पूछा, तो क्या तुम्हारे पास जवानी वापस लाने वाली कोई दवा है? यह सुनकर बैंगनी स्कर्ट वाली लड़की ने राहत की सांस ली और धीरे से सिर हिलाकर कहा, हमारे फिंगरवे पेविलियन में रूप बदलने वाली दवा है। लेकिन यह सुनते ही मैं इतना उत्साहित हो गया कि लगभग बेहोश ही होने वाला था, इसलिए मैंने उसकी आगे की बात सुनी ही नहीं। मैंने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाऊंगा। आगे की बातचीत में मुझे पता चला कि बैंगनी ड्रेस वाली लड़की का नाम चेंग शी है और नीली ड्रेस वाली लड़की उसकी जूनियर जूअर है। वे दोनों अपने गुरु के आदेश पर बाइडी शहर में हाल ही में लोगों के गायब होने के मामलों की जांच करने आए थे, लेकिन किसे पता था कि वे बदमाशों के जाल में फंस जाएंगे। पूरी बात सुनने के बाद मैंने यूं ही तलवार की ऊर्जा से बगल वाले लड़के के 2 टुकड़े कर दिए। फिर मैंने जोर से अपने दोनों हाथ जमीन में धंसा दिए और जब वे दोनों सोच ही रही थीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, जमीन अचानक जोर जोर से कांपने लगी। जिस पल मैंने जमीन का वो हिस्सा उठाकर फेंका, खून की एक तेज बदबू सीधी नाक में घुस गई। पहली नजर में उस गड्ढे के ठीक बीच में खून का एक विशाल तालाब था और उसके किनारे पर ढेरों अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। जॉम्बी जैसा दिखने वाला एक बूढ़ा आदमी खून के उस तालाब में आंखें बंद किए बिना हिले डुले बैठा था। और जिस चीज ने उन दोनों लड़कियों को और भी ज्यादा डरा दिया वो ये था कि खून के तालाब वाली गुफा की दीवारों पर सूखी लाशें टंगी हुई थीं। कोई भी देखकर बता सकता था कि ये लाशें कभी अपनी जवानी में खिलखिलाती हुई जवान लड़कियां थीं। चेंग शी नरक जैसे इस नजारे को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने गुस्से पर और काबू नहीं रख पाई और पलक झपकते ही खून के तालाब में बैठे उस आंखें बंद किए बूढ़े की ओर दौड़ पड़ी।
जैसे ही उस पर हमला होने वाला था, उस ज़ॉम्बी जैसे बूढ़े ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। क्रूरता की एक लहर उठी और खून के तालाब का खून अचानक जोरों से ऊपर उठने लगा और फिर वो उस लड़की पर जा गिरा। चेंग शी को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। उसके शरीर की असली ऊर्जा तुरंत बाहर निकली और उसके चारों ओर अंडे के छिलके जैसी एक सुरक्षा ढाल बन गई। बस एक जोरदार धमाके की आवाज आई और चेंग शी के चारों ओर बनी सुरक्षा ढाल वहीं पर टूट गई। वह एक कटी हुई पतंग की तरह दूर जा गिरी। लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान उन लड़कियों की लाशों पर था। यह तरीका तो काफी पेशेवर है। खून एक ही बार में नहीं निकाला गया, बल्कि धीरे धीरे निकाला गया है। जब मैं यह सब खुद से बड़बड़ा ही रहा था, चेंग शी सीधे मेरी तरफ उड़कर आ रही थी। मैंने बस हल्के से छूकर उस पर लगे जोर को खत्म कर दिया और फिर उसे आराम से अपनी बाहों में थाम लिया। ठीक उसी समय खून के तालाब में मौजूद वो बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ और रात के उल्लू की तरह कानों को चुभने वाली हंसी हंसने लगा। जैसे ही वो हमारे खून का इस्तेमाल करके अपनी आखिरी रस्म पूरी करने वाला था, दूर से अचानक एक साफ आवाज आई, छियान हुन, बुड्ढे कहीं के, तुझे तो 1000 बार काटना चाहिए, कमीने जानवर। आवाज खत्म होते ही एक औरत ऊपर से नीचे गिरी और सीधे हमारे सामने आकर उतरी। अचानक आई उस औरत को देखकर चेंग शी वहीं जोर जोर से रोने लगी। पता चला कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी मार्शल आंटी बाई निंगनिंग थी। यह देखकर छियान हुन बूढ़ा धीरे धीरे खून के तालाब से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो एक कदम आगे बढ़ा रहा था, उसका सूखा हुआ शरीर थोड़ा थोड़ा फूलता जा रहा था और आखिर में वो एक सूखे पतले बूढ़े से लगभग 30 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान बन गया। बाई निंगनिंग मन ही मन जानती थी कि उसने सैकड़ों कुंवारी लड़कियों के खून का इस्तेमाल स्वर्ग के विधान से खराब हुए अपने शरीर को ठीक करने के लिए किया है। इस समय बाई निंगनिंग गुस्से से कांप रही थी और उसके पूरे शरीर की असली ऊर्जा तेजी से उमड़ रही थी। फिर भी वो छियान हुन बूढ़े से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर लड़ाई शुरू हो गई तो पता नहीं बाइडी शहर में और कितने लोग मारे जाएंगे। इस तनाव भरे माहौल के बीच मैं सीधे खून के उस तालाब में कूद गया। मुझे लगा कि मैं भी छियान हुन बूढ़े की तरह फिर से जवान हो जाऊंगा, लेकिन इसका जरा भी असर नहीं हुआ। इसलिए मैंने थोड़ा गुस्से में उससे पूछा। मेरी बात सुनकर छियान हुन बूढ़े ने मुझसे कहा कि मैं वहाँ से दफा हो जाऊं। और इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात ये थी कि उसने मुझे बूढ़ा कहीं का कहा। मैं अपने तेज गुस्से को भला कैसे बर्दाश्त करता। मैं खून के तालाब से तेजी से बाहर निकला और उस पर झपट पड़ा। यह देखकर छियान हुन बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेज था। उसे बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं उसे छूने वाला था, मेरे शरीर से अचानक कड़ाक की एक आवाज आई और फिर मैं सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा और मैं लगातार बड़बड़ा रहा था, अरे बाप रे, मेरी कमर। मैंने अभी इतनी ज्यादा ताकत लगा दी कि मेरी कमर में मोच आ गई। यह नजारा देखकर छियान हुन बूढ़े के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी हंसी आ गई। फिर उसने आत्माओं को बुलाने वाला एक लाल झंडा निकाला और पूरी गुफा में तुरंत डरावनी हवाएं चलने लगी और भूतों के साये मंडराने लगे। यह देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पर तभी मेरा सिस्टम से बना छोटा गधा आशा आसमान से नीचे उतरा। मेरी ऐसी बुरी हालत देखकर आशा ने मुंह फैलाकर अपने 2 बड़े बड़े दांत दिखाए। उसका चेहरा इतना चिढ़ाने वाला था कि उसे बस एक मुक्का मारने का दिल कर रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उठकर उसके गधे जैसे सिर पर धड़ाधड़ 2 मुक्के मार दिए। 1000 रूहों वाले बूढ़े ने देखा कि हम दोनों उसे कोई भाव ही नहीं दे रहे थे। आखिरकार वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से चिल्लाया। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद आत्माओं को बुलाने वाले झंडे को लहराया। उसी पल झंडे में से अनगिनत रोते चिल्लाते भूत कान फाड़ देने वाली चीखों के साथ बाहर निकले। यह सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यह देखते ही मैंने अपनी कमर से लकड़ी की तलवार निकाल ली और आशा पर सवार होकर मैं आगे बढ़ा। बाई निंगनिंग 1000 रूहों वाले बूढ़े से निपटने में मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन चेंग शी ने उसे पूरी ताकत से रोक लिया, क्योंकि उसने यह पहले भी देखा था कि मैं उस 1000 रूहों वाले बूढ़े से भी बड़ा शैतान हूँ। जब 1000 रूहों वाले बूढ़े ने देखा कि मैं उसकी 1000 रूहों के हमले में घिर चुका हूँ, उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। ये भूत सीधे आत्माओं को नोचकर खा सकते थे। जिस्मानी दर्द के मुकाबले आत्मा का दर्द 1000 गुना ज्यादा भयानक होता है। पर अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि मैं और आशा उन भूतों के हमले को झेलते हुए सीधे उसके सामने जा पहुँचे। ध्यान से देखने पर पता चलता कि मेरा शरीर तलवार की ऊर्जा की एक परत से ढका हुआ था। वे भूत मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ में लकड़ी की तलवार उठाई। अचानक आस पास एक अजीब सी ऊर्जा की लहर दौड़ गई और फिर मैंने तलवार से 1000 रूहों वाले बूढ़े के चेहरे पर एक तमाचा मारा, जिससे वो सीधा उड़ता हुआ गया और गुफा की दीवार में जा धंसा। इसके बाद मैंने उससे वापस जवान होने का तरीका पूछा, लेकिन पास खड़ी बाई निंगनिंग ने मुझे बताया कि वो तो शुरू से ही ऐसा दिखता है, बस उसने घटिया काम बहुत ज्यादा किए हैं। स्वर्ग की अच्छी ऊर्जा से शरीर खराब होकर बूढ़ा हो गया था।
अब कुछ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके शरीर को वापस पहले जैसा बना रहा है। यह सुनते ही मुझे लगा कि मुझे बेवकूफ बनाया गया है। गुस्से में मैंने अपनी तलवार 100 भूतों वाले बूढ़े पर चला दी। वह बस खुली आंखों से एक काली तलवार की ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए देखता रहा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। आखिर में बस खून के छींटे उड़ने की आवाज आई। फिर उसका शरीर तलवार की ऊर्जा से 2 हिस्सों में कट गया और शरीर का सारा खून बह गया। बाई निंगनिंग ने जब यह देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 1000 रूहों वाले पंथ का एक बड़ा सदस्य बस ऐसे ही बिना किसी शोर के मर गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। आखिर में एक तीखी आवाज आई जिसने उन सबको हकीकत में वापस ला दिया। आवाज के बाद चेंगशी को अपने कूल्हे पर तेज जलन वाला दर्द महसूस हुआ और मैं अपना हाथ उठाए किनारे खड़ा उस पल का मजा ले रहा था। चेंगशी यह देखकर हैरान और गुस्सा हो गई, लेकिन 1000 रूहों वाले बूढ़े के शरीर के 2 टुकड़े देखकर आखिर में वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ बाई निंगनिंग ने लोगों को एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए मेरे सामने झुककर शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैंने हाथ हिलाकर उसे शुक्रिया करने से मना किया और कहा कि बस मुझे एक कायाकल्प गोली दे दो। यह सुनकर बाई निंगनिंग ने हैरान होकर चेंगशी की तरफ देखा। चेंगशी दर्द से अपने कूल्हे को पकड़े हुए दांत पीस रही थी। उसने जो वादा मुझसे किया था वो सब एक एक करके बता दिया। यह सुनने के बाद बाई निंगनिंग ने फौरन अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तब जाकर मुझे पता चला कि कायाकल्प गोली तो एक बहुत ऊंचे दर्जे की दवा है। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। विंड मून पैवेलियन के पास अभी कोई बनाई नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ समय के लिए विंड मून पैवेलियन में रहने को कहा। जब गोली तैयार हो जाएगी तो मैं उसे ले सकता हूँ। यह सुनकर कि वे मेरे खाने पीने और रहने का इंतजाम करेंगी, मैं फौरन खुशी मान गया। यह सुनकर बाई निंगनिंग मन ही मन खुश हो रही थी। असल में ऐसा कहने के पीछे उसका अपना एक मतलब था। जिस तरह की काबिलियत मैंने अभी दिखाई उसे देखकर लगता है कि मैं कम से कम 6ठे स्तर से ऊपर का माहिर हूँ। अगर मैं विंड मून पैवेलियन की रक्षा करने के लिए रुक जाऊँ तो भविष्य में उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। विंड मून पैवेलियन ओल्ड लोन माउंटेन रेंज में बसा है। इसके पंथ में पूरे 10,000 से ज्यादा शिष्य हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से पानी की शक्ति वाली तकनीकों का अभ्यास करते हैं और उनमें से ज्यादातर सहायक किस्म की होती हैं। इसलिए इस पंथ में सभी शिष्याएं लड़कियां हैं। यह जगह पुरुष साधकों के लिए सपनों का स्वर्ग है, खासतौर पर फेंग यू पवेलियन, जिसमें सौंदर्य सूची की 3 महान सुंदरियां भी हैं, जिस वजह से कई बुरे लोगों की नजरें उन पर रहती हैं। अच्छी बात यह है कि उन्हें चिंग यून सेक्ट जैसे बड़े गुट का सहारा मिला हुआ है। भले ही उनकी अपनी ताकत कुछ खास नहीं है, लेकिन इतने सालों से चिंग यून सेक्ट उनकी हिफाजत करता आया है। उनकी जिंदगी काफी सुकून से गुजर रही थी। पर आज बाई निंगनिंग मुझे यहाँ ले आई और मुझे फेंग यू पवेलियन का गेस्ट एल्डर बनाने का प्रस्ताव रखा, और बस इसी बात पर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। फूलों वाली ड्रेस पहने एक आकर्षक औरत सबसे पहले सामने आई और गला फाड़कर चिल्लाने लगी, नहीं, इस औरत का नाम शाओ मिंगयू है, वो भी फेंग यू पवेलियन की एक गेस्ट एल्डर है। उसके इतने गुस्से में होने की वजह बहुत सीधी सी है। फेंग यू पवेलियन के पास बस इतनी ही जमीन है और संसाधन पहले से ही सबके लिए पूरे नहीं पड़ते। यहाँ पहले से ही 3 गेस्ट एल्डर हैं और अब एक और को लाया जा रहा है। हर महीने मिलने वाला इनाम काफी कम हो जाएगा। शाओ मिंगयू बोलते और भी ज्यादा भड़क गई। बात करते करते उसके मुंह से थूक लगभग बाई निंगनिंग के चेहरे पर गिरने वाला था, पर बाई निंगनिंग भी कोई कम नहीं थी। उसने वहीं पर उससे बहस करनी शुरू कर दी, जिससे शाओ मिंगयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हॉल में मुख्य कुर्सी पर शाही पोशाक में एक सुंदरी अपनी ठोड़ी पर हाथ, वो बड़े बोरियत भरे अंदाज में शाओ मिंगयू का तमाशा देख रही थी। ये औरत न सिर्फ सौंदर्य सूची की दूसरी सबसे खूबसूरत सुंदरी है, बल्कि फेंग यू पवेलियन की मालकिन नानागोंग चिंगयू भी है। नानागोंग चिंगयू ने जब देखा कि दोनों की बहस बढ़ती ही जा रही है, तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद वो मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों के साथ मुझसे मिलने आई। शाओ मिंगयू ने मुझे इस फटेहाल रूप में देखा तो उसने नानागोंग चिंगयू को धमकाने की हिम्मत की, अगर तुमने इस बूढ़े को अंदर आने दिया तो मैं अभी के अभी फेंग यू पवेलियन छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन शाओ मिंगयू ने कभी नहीं सोचा था कि नानागोंग चिंगयू बिना एक पल सोचे मान जाएगी। माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया। भला शाओ मिंगयू यहाँ से जाना ही क्यों चाहेगी? यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, संसाधन भी मिलते हैं और सबसे जरूरी बात, जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। कोई पागल ही होगा जो यहाँ से जाएगा। उसने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, अगर ये मनहूस बूढ़ा फेंग यू पवेलियन में आ गया और उसने कोई मुसीबत खड़ी कर दी तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की तेज आवाज के साथ वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया। शाओ मिंगयू भले ही बदतमीज और जहरीली थी, लेकिन वो एक मार्शल आर्ट्स मास्टर भी थी। इस सीधे सादे लेकिन बेहद अपमानजनक थप्पड़ के सामने वो हैरान रह गई और कोई जवाब नहीं दे पाई। मुझे अपने कपड़े पर ऐसे हाथ पहुँचते हुए देखकर जैसे वो गंदा हो गया हो, शाओ मिंगयू किसी ऐसे मुर्गे की तरह भड़क उठी जिसकी दुम पर किसी ने पैर रख दिया हो।
उसके पूरे शरीर से आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलने लगी और वो गुस्से से एक कदम आगे बढ़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी हिम्मत होगी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दूसरों को थप्पड़ मारे हैं, किसी और की क्या हिम्मत जो मुझ पर हाथ उठाए। मैंने उसी वक्त तलवार चलाने की एक नई तकनीक बनाई और अपना दाहिना हाथ जोर से जमीन पर टिका दिया। अचानक हवा में कांच टूटने जैसी आवाज आई। शाओ मिंगयू को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका थप्पड़ मेरे चेहरे के सामने आकर रुक गया और जरा भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसने सिर झुकाकर हैरानी से अपनी छाती की तरफ देखा। बर्फ की एक पारदर्शी तलवार उसके सुरक्षा कवच को भेद चुकी थी और सीधे उसके दिल में जा घुसी थी। तलवार की नोक से खून टप टप करके नीचे गिर रहा था। शाओ मिंगयू बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। मरते दम तक उसे समझ नहीं आया कि ये बर्फ की तलवार आई कहां से थी। सिर्फ पास खड़ी पवेलियन की मालकिन नानगोंग चिंग्यू को ही कुछ अंदाजा हुआ। ये बर्फ की तलवार मैंने हवा में मौजूद पानी को जमाकर बनाई थी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस बर्फ की तलवार में इतनी ज्यादा ताकत होगी कि वो सीधे तौर पर 5वें स्तर के योद्धा को मार सकती है। नानगोंग चिंग्यू के चेहरे का रंग उड़ गया। शाओ मिंगयू के मरने का कोई अफसोस नहीं था। उसके मरने से तो फेंग यू पवेलियन का उल्टा भला ही हुआ था। लेकिन शाओ मिंगयू का एक बड़ा भाई था जिसका नाम शाओ युआनहांग था। वो तियानलोंग सेक्ट का एक एल्डर है। हालांकि तियानलोंग सेक्ट भी बस एक ची ताकत वाला गुट है, लेकिन उसकी ताकत फेंग यू पवेलियन से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले कई 100 सालों से शाओ मिंगयू वह बिना किसी डर के विंड मून पवेलियन के संसाधनों को लूटता था। यही वजह थी कि नांगोंग किंग्यू उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने जमीन पर पड़े शाओ मिंगयू के शरीर को देखा और जोर से अपनी आंखें घुमाई और उस पर थूकना भी नहीं भूला। जब मैंने देखा कि नांगोंग किंग्यू और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, मैं समझ गया कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मैंने किनारे खड़े होकर लापरवाही से कहा, छोटी बच्ची, चिंता मत करो, उसे मैंने ही मारा है, कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगा। यह सुनकर नांगोंग किंग्यू का चेहरा फिर से शांत हो गया। उसने जल्दी से लोगों को बुलाकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा। जब सब लोग चले गए, नांगोंग किंग्यू आगे आई और मुझे सहारा दिया। वह मुझसे कायाकल्प गोली बनाने के बारे में बात करना चाहती थी। शायद मेरे पिछले कारनामे ने उसे तसल्ली दे दी थी। मुझे सहारा देते समय उसने जानबूझकर मेरी बाह को अपनी छाती की ओर धकेला, क्योंकि उसकी नजर में मैं कम से कम 6ठे स्तर से ऊपर का एक महान साधक था। इसीलिए अब उसने मुझे यहाँ रोकने का पक्का इरादा कर लिया था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बस मैं विंड मून पेविलियन की रक्षा के लिए तैयार हो जाऊं तो बहुत सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं, यहाँ तक कि एजो क्लाउड सेक्ट वाली मुश्किल भी। यह देखकर कि मैंने अपनी बाह उसकी छाती से हटा ली है, नांगोंग किंग्यू एक पल के लिए चौंक गई। उसने अपने होंठ काट लिए और उसकी आंखें भर आईं। मैं भला उसकी छोटी सी चाल को कैसे नहीं समझता, इसलिए मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और उसे खुद को इस तरह जलील न करने के लिए कहा। यह जगह खूबसूरत पहाड़ों और साफ पानी वाली है और यहाँ इतनी सारी प्यारी प्यारी छोटी बच्चियाँ भी हैं। बुढ़ापा बिताने के लिए यह जगह एकदम सही है। नांगोंग किंग्यू ने देखा कि मैंने उसकी इज्जत रख ली है तो उसकी आंखों में फौरन आंसू घूमने लगे। दुनिया तो बस विंड मून पेविलियन की शान शौकत देखती है, उन्हें क्या पता कि इसके पीछे कितनी मुश्किलें हैं। इस विंड मून पेविलियन के लिए नांगोंग किंग्यू ने कितना कुछ सहना पड़ा और कितनी मजबूरियां थीं, ये बाहर वाले शायद कभी नहीं जान पाएंगे। रिसेप्शन हॉल में पहुंचने के बाद नांगोंग छिंग्युए ने मुझसे हुआन यानपिल बनाने की सामग्री के बारे में बात की। उनके फेंग्युए पवेलियन में ज्यादातर चीजें तो मिल जाएंगी, पर 2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ फिंगलिन सीक्रेट रेल में ही मिल सकती हैं। वो एक बहुत ही खास जगह है, वो 100 साल में सिर्फ एक बार खुलती है। उसके अंदर बहुत सारे छापियाने हैं। बस उस सीक्रेट रेल में एक अजीब सा बैरियर है। 4थे लेवल से ऊपर के कल्टीवेटर्स तो अंदर जा ही नहीं सकते। मुझे तो लगा कि कई साल इंतजार करना पड़ेगा, पर नांगोंग छिंग्युए ने बताया कि सीक्रेट रेल कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। ये सुनकर तो मैं उसी से पागल हो गया। मुझे ऐसा देखकर नांगोंग छिंग्युए एक पल के लिए चौंक गई। उसे लगा कि मैं समझ नहीं पाया, इसलिए उसने दोबारा और देकर कहा, फेंगलिन सीक्रेट रेल में 4थे लेवल से ऊपर कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। इससे मेरा क्या लेना देना, वैसे भी मैं कोई कल्टीवेटर थोड़ी हूँ। मेरी बात सुनकर नांगोंग छिंग्युए थोड़ा हकलाने लगी। हालांकि मेरे शरीर से किसी ट्रू युआन की वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही थी, पर उसे फिर भी लग रहा था कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, वरना मैं आसानी से शाओ मिंग्युए को कैसे तर्क कर सकता था। मैं भी जानता था कि ये बात समझाना मुश्किल है, हम दोनों के सिस्टम ही अलग अलग हैं। इसलिए मैंने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई और बस यूं ही कह दिया, जब वक्त आए तो मुझे बता देना। हालांकि नांगोंग छिंग्युए के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वो जानती थी कि कब रुकना है, इसलिए उसने इस बात को और नहीं खींचा। फिर उसने मुझसे सैलरी के बारे में बात की। शुरुआत में वो काफी नर्वस थी, उसे डर था कि मैं बहुत बड़ी रकम मांग लूंगा। उसने तो अपने दिमाग में ये भी सोच लिया था कि अगर वो मेरी मांग पूरी नहीं कर पाई तो मैं गुस्से में उठकर चला जाऊंगा।
ये सब वो तब तक सोचती रही जब तक उसने मुझे ये कहते नहीं सुना, बस मेरे रहने और खाने का इंतजाम कर दो और चाय पानी देने के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां रख दो, बस। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। नांगोंग छिंग्युए के जाने के थोड़ी ही देर बाद सिस्टम से बना आशा गुस्से में भागता हुआ वापस आया। मैंने उसे एक लात मारकर हारों मील दूर फेंक दिया था। अगर वो मुझसे बौंधा हुआ नहीं होता तो पता नहीं कब वापस आ पाता। उसके चेहरे पर नाउशी देखकर मैंने पहले ही उसे बोल दिया, अगर तूने बकवास की तो मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। ये सुनकर आशा का सारा गुस्सा हवा हो गया। वैसे भी उसे अब आदत हो गई थी, उसे रो मार खानी पड़ती थी। ये सोचते ही वो मेरे पास भागा आया। वो मुझसे कुछ बात करना चाहता था। उसने इस दुनिया के कल्टीवेशन टेम्पलेट का पता लगा लिया था, पर यहाँ हेवनली डाउ मौजूद है, इसलिए वो गिलहाल इसे हैक नहीं कर सकता। वो चाहता था कि मैं इस 9 हेवंस कॉन्टिनेंट पर अपनी तलवार से कुछ वार करूं और यहाँ के सैकड़ों हारों बड़े सेक्ट्स को तबाह कर दूं। जब हर तरफ तबाही मची होगी तो हेवनली डाउ गुड मुझे तंग करने आएगा, और जब हेवनली डाउ मुझसे लड़ाने में बिजी होगा तब वो चुपके से इसे हैक कर लेगा। ये सुनकर मैंने उसकी अल्लमंदी से भरी आंखों में देखा और फिर एक घूंसा सीधा उसके गधे के सिर पर दे मारा। उसके तुरंत बाद मैंने एक लात मारकर उसे फिर से दूर फेंक दिया। हालांकि मुझ में वायलेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, सीधे कहूँ तो मैं एक साइको हूँ, पर इस बेवकूफ गधे ने मुझे समझ क्या रखा है। क्या वो सच में मुझे ऊनी दरिंदा समझता है? जब अंधेरा होने वाला था, चेंगशी और झू और मेरे छोटे से आंगन में आई। उन दोनों को नांगोंग छिंग्युए ने मेरी देखभाल के लिए भेजा था। जब वो दोनों लड़कियां आंगन में आईं, तो डर के मारे मेरा चेहरा सचेत पड़ गया। पवेलियन मास्टर ने कहा है कि हमें सीनियर की हर ख्वाहिश पूरी करनी है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न हो। मैंने चेंगशी के हाथ में सब्जियां और मीट देखा और मैं इतना खुश हुआ कि बस चिल्लाने ही वाला था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, सारा सामान लिया और फिर पकाने के लिए पतीला चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में आंगन से खुशबू की लहरें उठने लगीं। अपने सामने लाल हॉट पॉट को देखकर मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। जब पूरा टेबल खाने से भर गया, मैंने खुशी से उन दोनों लड़कियों को बुलाया। वे एक दूसरे को और फिर मुझे देखने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन आखिर में वे धीरे धीरे आकर मेरे बगल में बैठ गईं। लेकिन उस भयंकर तीखे हॉट पॉट का उन दोनों ने बस एक ही निवाला चखा। उसके बाद उन्होंने चॉपस्टिक को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर में मेज पर रखा सारा मीट मेरे ही पेट में चला गया। और रही बात आशा की, जिसे मैंने लात मारकर उड़ा दिया था, वो अब छत पर लेटा हुआ नाराजगी भरी आंखों से मुझे घूर रहा था। अगले कुछ दिन बड़ी शांति से गुजरे, जब तक कि मेपल फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया के खुलने का दिन नहीं आ गया। तियानशुई पीक के ट्रेनिंग ग्राउंड पर 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। ये सभी नांगोंग क्विंग्यू द्वारा चुने गए शिष्य थे। फेंग्यू पवेलियन अपनी कमजोर ताकत की वजह से लगभग 1000 साल से मेपल फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया में नहीं गया था। ताकत के बिना वे संसाधन हासिल नहीं कर सकते थे। असल में यह एक दुष्चक्र जैसा था। अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो फेंग्यू पवेलियन देर सवेर खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बार नांगोंग क्विंग्यू ने पक्का इरादा करके कुछ बेहतरीन शिष्यों को चुना था। वे मेरे साथ मेपल फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे, जिसे उनके लिए एक परीक्षा भी माना जा सकता था। अगर ये लोग जिंदा वापस आ गए तो वे फेंग्यू पवेलियन की अगली पीढ़ी के स्तंभ बन जाएंगे। जैसे ही टीम लीडर बाई निंगनिंग ने अपनी बांसुरी निकालकर धीरे से बजाई, दूर पहाड़ों से अचानक एक साफ और तेज आवाज सुनाई दी। एक छोटे पहाड़ जैसा हरे नीले रंग का बड़ा पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता हुआ तेजी से उड़कर तियानशुई पीक पर आ गया। यह फेंग्यू पवेलियन का पाला हुआ स्काई वॉकिंग स्पैरो है। इसकी उड़ान की रफ्तार कमाल की है। यह एक ही दिन में मेपल फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया तक पहुंच सकता है। मैं स्काई वॉकिंग स्पैरो की जान को घूरने लगा। मेरे मुंह में पानी आ गया और मैं बोल पड़ा, यह पक्षी तो काफी मोटा ताज़ा है। हॉट पॉट में पकाने के लिए तो यह एकदम जबरदस्त रहेगा। मेरी बात सुनकर चेंगशी और झू एर डर से कांप गईं। बाकी लोग तो नहीं जानते थे कि हॉट पॉट क्या होता है, पर वे दोनों जानती थीं। फेंग्यू पवेलियन के पास लंबी दूरी तक उड़ने की काबिलियत वाला यही एक जादुई जानवर था। अगर सच में इसका हॉट पॉट बना दिया गया तो भविष्य में उन्हें कहीं भी जाने के लिए खुद ही उड़ना पड़ेगा। लंबे सफर में तो वे यकीनन थक कर मर जाएंगी। उन दोनों को इतना घबराया हुआ देखकर मैं हंसते हुए हाथ हिलाकर बोला, मैं तो बस तुम लोगों से मजाक कर रहा था। देखो तो तुम दोनों कैसे डर गईं। फिर मैं हल्के से अपने पंजों के बल पर स्काई स्ट्राइडर स्पैरो के सिर पर उतर गया। यह देखकर तो सब लोग चौंक गए। कौन नहीं जानता कि स्काई स्ट्राइडर स्पैरो का मिजाज खराब है। वह कभी किसी को अपने सिर पर खड़े नहीं होने देती। स्काई स्ट्राइडर स्पैरो को वाकई यह पसंद नहीं आया। उसने मुझे इस बूहे को नीचे गिराने के लिए अपना सिर झटका, पर जैसे ही उसे मेरे अंदर से निकलती कातिलाना ऊर्जा का एहसास हुआ, उसकी तो हवाइयां ही उड़ गईं। वह पत्ते की तरह कांप रही थी। स्काई स्ट्राइडर स्पैरो को अचानक इतना शांत देखकर
लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे सब हैरान होकर देखती रह गईं। उन्होंने इस चिड़िया को कभी इतना शरीफ नहीं देखा था। बस इसी एक हरकत से उनकी नजरों में मेरा कद तुरंत बढ़ गया। स्काई स्ट्राइडर स्पैरो ने अभी उड़ान भरी ही थी कि बाई निंगनिंग ने मेपल फॉरेस्ट के रहस्य लोक का नक्शा निकाला। मैंने उस पर बस एक सरसरी नजर डाली और पल भर में पूरे इलाके का नक्शा मेरे दिमाग में छप गया। फिर मैंने लापरवाही से जवाब दिया, बस यह बता दो कि किस बात का ध्यान रखना है। और फिर मैं नज़ारे देखने लगा। बाई निंगनिंग ने सिर हिलाकर कहा, रहस्य लोक में घुसते ही हमें अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, इसलिए सुरक्षा के लिए हमें जल्दी से एक साथ मिलना होगा। और हाँ, मेपल फॉरेस्ट का रहस्य लोक सिर्फ 7 दिनों के लिए खुलता है। अगर समय पर बाहर नहीं निकले तो अगली बार जब यह रहस्य लोक खुलेगा तभी बाहर निकल पाएंगे। वह यह कह ही रही थी कि पास से ही एक बहुत बड़ी चमकदार लकीर गुजरी। इस रोशनी की वजह से इतनी तेज आंधी चली कि स्काई स्ट्राइडर स्पैरो भी अपने रास्ते से भटक गई। मैंने दूर जाती उस रोशनी को देखा और अपनी आंखें घुमा लीं। ये कैसे लोग हैं? क्या इन्होंने सुना नहीं कि रास्ते तो हजारों हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आती है। सिस्टर माशा ने यह बात सुनी और अपनी समझदारी भरी नजरों से मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसके गधे जैसे चेहरे ने कोई भूत देख लिया हो। उसे लगा कि मेरे जैसे गुस्सैल मिजाज वाला इंसान अभी उस बदतमीज रोशनी के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मैंने तो बस एक बार कोसकर बात खत्म कर दी। वह मुझसे पूछने ही वाला था कि आज मेरी तबीयत तो ठीक है ना, कि तभी वह रोशनी की लकीर वापस उड़कर आ गई और सीधे हमारे सामने आकर रास्ता रोक लिया, जिससे स्काई स्ट्राइडर स्पैरो को रुकना पड़ा। जब रोशनी हटी तो वह असल में पंखों वाली एक बड़ी मछली थी। उसका आकार लगभग स्काई स्ट्राइडर स्पैरो जितना ही था, लेकिन उसका तेज कहीं ज्यादा था। दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। बाई निंगनिंग ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया। यह हाईतांग ग्रीन फिश थी और ये लोग स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय के थे। यह देखते ही उसका चेहरा उतर गया। स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय जानवरों को वश में करने में माहिर है। वे मेपल फॉरेस्ट के रहस्य लोक में अक्सर आते जाते रहते हैं और उनकी कुल ताकत विंड मून पेविलियन से कहीं ज्यादा है। उनके शिष्य बहुत ही बदतमीज और दबंग हैं। विंड मून पेविलियन को पहले भी उनके हाथों जुल्म सहना पड़ा है। ठीक उसी समय बड़ी मछली के सिर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह अजीब सी मुस्कान के साथ बाई निंगनिंग को देख रहा था और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में नमस्ते किया। अरे, यह विंड मून पेविलियन की एल्डर बाई नहीं है। लगता है आप लोग ड्रैगन ब्रेथ वैली जा रही हैं। यह सुनकर बाई निंगनिंग ने उस आदमी को ठंडी नजरों से देखा और धीमी आवाज में मुझे समझाने लगी, यह स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय का एल्डर झाओ यूमिन है। उसका स्पिरिट बीस्ट एक 3 पूंछ वाला सुनहरा तेंदुआ है और विंड मून पेविलियन से उसकी पुरानी दुश्मनी भी है। इतना कहकर बाई निंगनिंग ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, क्या है? जिस जगह तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय जा सकता है, वहाँ क्या हम विंड मून पेविलियन वाले नहीं जा सकते? यह सुनकर झाओ यूमिन तिरस्कार से हंसा और बोला, मेपल फॉरेस्ट का रहस्य लोक किसी की जागीर नहीं है, वहाँ कोई भी जा सकता है। बस मैं यह सोच रहा था कि तुम औरतें वहाँ मुफ्त में अपनी जान गंवाने जा रही हो क्या? झाओ यूमिन की बात सुनकर बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। ज्यूशियाओ कॉन्टिनेंट के लगभग सभी साधक जानते हैं कि विंड मून पेविलियन लड़ाई झगड़े में अच्छा नहीं है। ये औरतें मदद करने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन जब बात संसाधनों के लिए लड़ने की आती है, यह तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना है। एक जमाने में फेंग्युए पवेलियन ने भी फेंगलिन सीक्रेट रेल में अपने लोग भेजे थे, लेकिन उनका अंजाम लगभग हमेशा पूरी तरह से सफाया होना ही था। यही वजह है कि फेंग्युए पवेलियन पिछले 1000 सालों से फेंगलिन सीक्रेट रेल में नहीं गया है। बाई निंगनिंग का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर वो लोग सच ही तो कह रहे थे। बाई निंगनिंग को इस हाल में देखकर झाओ यूमिन और भी ज्यादा इतराने लगा और ठीक उसी वक्त उसने मुझे तियानशिंग स्पैरो के सिर पर लेटे हुए देखा। मेरी उस अधमरी खूस बुढ़े जैसी हालत देखकर झाओ यूमिन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे वाह, क्या अजीब बात है। तुम फेंग्युए पवेलियन वालों ने कब से मर्द पालना शुरू कर दिया, और वो भी एक खूस बुढ़ा। अगर मर्दों की इतनी ही कमी है तो हमें स्पिरिट बीस्ट सेक्ट को बता दिया होता। हमारे स्पिरिट बीस्ट सेक्ट में हट्टे कट्टे नौजवानों की कोई कमी नहीं है। तुम लोगों को भूख से इस हद तक बेहाल होने की जरूरत नहीं है। झाओ यूमिन के मुंह से यह बात निकलते ही वहाँ मौजूद सब लोग ठाके मारकर हंस पड़े। लड़कियों के कानों में यह बात किसी जहर से कम नहीं थी। फेंग्युए पवेलियन की शिष्याओं के चेहरे गुस्से से लाल हो गए, लेकिन वो ताकत में सामने वालों से मुकाबला नहीं कर सकती थीं। गुस्से से उनकी आंखें भी लाल हो गई थीं। बाई निंगनिंग के अंदर से निकल रहे जानलेवा गुस्से को देखकर मैं बगल से आग में घी डाल रहा था। जाओ, उसके उस गंदे मुंह को चीर डालो। झाओ यूमिन ने यह सुना तो वो हंसते हंसते लगभग बेहोश ही हो गया, क्योंकि वो जानता था कि बाई निंगनिंग की हिम्मत ही नहीं होगी। पर उसकी हंसी रुकी भी नहीं थी कि मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। झाओ यूमिन का दिल दहल गया। उसने अभी अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करने की सोची ही थी
कि मेरा वो सूखा बूढ़ा हाथ उसके मुंह तक पहुंच गया और मैंने उसकी ठोड़ी पकड़ ली। कड़ाक की आवाज के साथ मैंने उसके जबड़े की हड्डी तोड़ दी। फिर अपनी बीच वाली उंगली से उसके मुंह का कोना पकड़ा और जोर से खींच दिया। झाओ यूमिन का आधा मुंह एक बड़े घाव में बदल गया। उसका दूसरा आधा मुंह भी साथ में फट गया। उसकी सुअर जैसी दर्दनाक चीख सुनते हुए मैंने उसे घुमाकर स्पिरिट बीस्ट सेक्ट के लोगों की तरफ कर दिया। इस वक्त तक झाओ यूमिन के शरीर में तलवार की ऊर्जा घुस चुकी थी और पल भर में उसकी नाड़ियों को कीचड़ में बदल दिया था। अब वो रहम की भीख मांगना तो दूर, सांस लेने में भी संघर्ष कर रहा था। स्पिरिट बीस्ट सेक्ट के शिष्यों ने यह भयानक नजारा देखा तो डर के मारे उनकी टोंगे कांपने लगी, पर मैं दांत दिखाकर हंसा और बोला, हंसो ना। अब क्यों नहीं हंस रहे? अभी तो बड़े मजे से हंस रहे थे ना। इसके बाद मैंने अपने पैर से जोर से एक स्पिरिट बीस्ट सेक्ट के शिष्यों को ले जा रही हाईतांग ग्रीन फिश ने आह तक नहीं भरी और उसका सिर कीचड़ में बदल गया। मछली की लाश सीधे नीचे गिरने लगी और मैंने हाईतांग ग्रीन फिश के शरीर से सबसे मुलायम मांस का एक टुकड़ा चुन लिया था और खुशी खुशी उसे उठाकर तियानशिंग स्पैरो के सिर पर वापस ले आया। इस पूरी प्रक्रिया में बस 3 से 5 सांसों का वक्त लगा। तियानशिंग स्पैरो की पीठ पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। फेंगयुए पवेलियन की सभी लड़कियां हैरान रह गईं। चेंग शी ने अपना मुंह ढक लिया। झू अर की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाई निंगनिंग की सांसें तेज हो गईं और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हालांकि वे जानती थीं कि मैं ताकतवर हूँ, पर उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना बेरहम और निर्णायक हूँगा। मैं ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उस मछली के मांस के टुकड़े को अपने पैरों के पास फेंक दिया। फिर अपने झोले से चीजें निकालने लगा। पतीले, कटोरे, बर्तन, मसालों की बोतलें और डिब्बे सब बाहर सजा दिए। फिर यूं ही हवा से साफ पानी बनाया, मांस धोया और उसके टुकड़े किए। पतीला चढ़ाया, आग जलाई। उसकी हरकतें इतनी माहिर थीं जैसे वो अपने ही किचन में हो। जब तक मांस की खुशबू नहीं फैलने लगी तब तक लड़कियां एक एक करके होश में नहीं आईं। बाई निंगनिंग का चेहरा सफेद से नीला पड़ गया। वह साधकों के तरीकों को बहुत अच्छे से जानती थी। जो यूमिन ने मरने से पहले स्पिरिट बीस्ट सेक्ट को संदेश भी लीबे जरूर कोई गुप्त तरीका इस्तेमाल किया होगा। मैपल फॉरेस्ट सीक्रेट रेलम में जो भी आ सकते हैं वे सभी अपने अपने सेक्ट के सबसे काबिल लोग हैं और अब वे सब यही मारे गए। स्पिरिट बीस्ट सेक्ट इस बात को आसानी से नहीं छोड़ेगा। निकलने से पहले पवेलियन मास्टर ने बार बार कहा था कि जड़ी बूटियां इकट्ठा करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है और किसी से भी झगड़ा मोल नहीं लेना है। और अब देखो क्या हो गया। हम अभी तक ड्रैगन ब्रेथ वैली पहुँचे भी नहीं हैं और हमने पहले ही स्पिरिट बीस्ट सेक्ट के एक एल्डर को मार डाला और तो और उनका स्पिरिट बीस्ट का मांस भी छीन लिया। यह दुश्मनी तो बहुत बड़ी हो गई है। डर है कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट भी इस मामले को नहीं दबा पाएगा। उसने मेरी तरफ देखा। मैं पूरा ध्यान लगाकर मांस पका रहा था। मैं गर्मी से सुर कर रहा था जैसे कि मैंने अभी सिर्फ एक चींटी को मसला हो। बाई निंगनिंग ने एक गहरी सांस ली। जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अगर स्पिरिट बीस्ट सेक्ट बदला लेने आता है तो विंड मून पवेलियन उनका सामना करेगा। यह बात समझकर वह मेरे सामने सम्मान से झुकी। हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद सीनियर, मैंने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा। बहुत सारा मांस है, साथ में खाओ। बाई निंगनिंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने गिरी हुई मछली के शरीर की ओर देखा। सीनियर, जो बचा हुआ है मुझे नहीं चाहिए। मैंने मछली के मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे सॉस में डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। तुम लोग इसे संभाल लो। यह सुनकर कि मुझे बची हुई मछली का शरीर नहीं चाहिए, उसने मुड़कर मिंग मिंग को बुलाया और उसे कुछ लोगों को साथ ले जाकर बड़ी मछली के शरीर को संभालने के लिए कहा। इस हाईतांग हरी मछली में प्राचीन कुनपेंग का खून है। इसका पूरा शरीर एक खजाना है। मिंग मिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। एल्डर, आप चिंता न करें, वे हमेशा हमें परेशान करते थे, उनका मरना तो बनता ही था। मिंग मिंग की बातें सुनकर बाकी लड़कियों को भी होश आया। एक एक करके उनका डर उत्साह में बदल गया और वे सब चहचहाते हुए लगातार बातें करने लगी। वे सब मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे उनकी आंखों में तारे चमक रहे हों। आखिर में सबने अपना सामान समेट लिया और सबने साथ मिलकर मछली का हॉटपॉट खाया। स्काई फेरिंग स्पैरो ने भी उस बड़ी मछली का इनर कोर निगल लिया। सब लोग बहुत खुश थे। बस स्पिरिट बीस्ट सेक्ट की किस्मत ही खराब थी। अगली सुबह स्काई फेरिंग स्पैरो आराम से ड्रैगन ब्रेथ वैली में उतरी। यहाँ पहले से ही 1000 से ज्यादा लोग जमा थे, जिसमें 30 से ज्यादा बड़े और छोटे सेक्ट शामिल थे। यहाँ सब्जी बाजार जैसी चहल पहल थी। विंड मून पवेलियन के आते ही वहाँ हलचल मच गई। पिछले 1000 सालों में विंड मून पवेलियन ने कभी किसी को यहाँ नहीं भेजा था। इतने समय बाद अचानक उनका यहाँ आना हैरान करने वाला था। बेशक इसकी एक और भी बड़ी वजह थी। विंड मून पवेलियन की सभी महिला शिष्य युवा और खूबसूरत थीं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थीं। जब उन्होंने बाई निंगनिंग को मेरे सामने सम्मान से झुकते हुए देखा तो सबके सब हैरान रह गए।
सब अंदाजा लगाने लगे कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, पर अगले ही पल उन्हें पता चला कि मेरे शरीर से जरा भी असली युवान की शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। जब बाई निंगनिंग ने सबको ठहरा दिया तो जल्द ही कोई उनसे मिलने आया। जब बाई निंगनिंग ने आने वाले को देखा तो अनजाने में ही उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि यह शख्स हेवनली ड्रैगन सेक्ट का लॉ एनफोर्समेंट एल्डर श्याओ युआनहांग था, यानी श्याओ मिंगयुए का सगा भाई। जिस दिन मैं विंड मून पवेलियन आया था उसी दिन श्याओ मिंगयुए ने मुझे उकसाया था और मेरे ही हाथों मारी गई थी। इस बात के बारे में बाई निंगनिंग को पता था और अब उसका सगा भाई दरवाजे पर आ गया था। ऐसे में बाई निंगनिंग भला घबराती क्यों नहीं, लेकिन शुक्र है कि श्याओ युआनहांग को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता था। जैसा कि उम्मीद थी, श्याओ युआनहांग ने श्याओ मिंगयुए के हाल चाल के बारे में पूछा। बाई निंगनिंग ने जल्दी से शांत रहने का दिखावा करते हुए समझाया, श्याओ मिंगयुए को हाल ही में अचानक कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए वह विंड मून पवेलियन में एकांत में साधना कर रही है। यह सुनकर श्याओ युआनहांग ने राहत की सांस ली और संतुष्टि से मुस्कुराया। आखिर में बाई निंगनिंग को एक बात समझाई कि वो लोग मेपल फॉरेस्ट सीक्रेट रेल में जाकर बस इधर उधर देख लें, कीमती खजानों के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो बड़े ठाठ से वहाँ से चला गया, क्योंकि सीक्रेट रेल के अंदर एक बैरियर है। बाई निंगनिंग जैसी ताकतवर इंसान अंदर नहीं जा सकती, इसलिए उसने सबके साथ एक मीटिंग की कि सीक्रेट रेल में घुसने के बाद सब लिन मिंगमिंग की बात सुनेंगे। ज्यादा कीमती खजानों को पाने की जरूरत नहीं है, बस सबका सुरक्षित बाहर आना ही काफी है। जब उसने अपनी बातें खत्म की, मैंने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाई। मेरी उंगलियों से तलवार की एक पारदर्शी और हल्की ऊर्जा निकलने लगी। तलवार की ये ऊर्जा बहुत तेजी से उन लड़कियों के शरीर से चिपक गई। मैंने सबको देखते हुए शांत भाव से कहा, मैंने तुम्हारे पवेलियन मास्टर से वादा किया है कि मैं तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। हर किसी के पास तलवार की एक ऊर्जा है, खतरे के समय ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक बार तुम्हारी जान बचा सकती है। सीक्रेट रेल में घुसकर मुझे ढूंढ लेना, फिर तुम सब सुरक्षित रहोगे। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने पहले भी मेरी अविश्वसनीय ताकत देखी थी, उन्हें मेरी बात पर पूरा यकीन था। सीक्रेट रेल के खुलने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। ड्रैगन ब्रीथ वैली में अचानक हल्की बूंदा बांदी होने लगी। बारिश शुरू होते ही पूरी घाटी में डरावनी शांति छा गई। बस जानलेवा इरादे की लहरें इधर उधर तैर रही थीं। जब हम ड्रैगन्स माउथ क्लिफ पर पहुंचे तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ थी। फेंगयू पवेलियन के आते ही कई लोगों की नजरें हम पर टिक गईं, पर किसी की भी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर कोई समझता था कि मेपल फॉरेस्ट सीक्रेट रेल सिर्फ कीमती चीजों से भरी जगह नहीं, बल्कि एक जानलेवा परीक्षा की जगह भी है। हर बार अंदर जाने वालों में से 30% लोग भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। मैं इंतजार करते करते बेचैन हो रहा था कि अचानक एक कान फाड़ देने वाली फटने की आवाज आई। सबकी नजरें उस तरफ गईं। उन्होंने देखा कि चट्टान के किनारे हवा में एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया। वो साफ दिखाई देने वाली रफ्तार से बड़ा हो रहा था और तब रुका जब वो एक इंसान के गुजरने लायक हो गया। सभी लोग अपने अपने पंथ की ताकत के हिसाब से एक एक करके सीक्रेट रेल में जाने लगे। सामने लगी लंबी लाइन को देखकर सिस्टम आशा ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे पास बैरियर को काटने वाला खास तलवार का मूव है ना, उस बेकार बैरियर को काट कर खत्म क्यों नहीं कर देते। पर मेरा हैरान चेहरा देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि मुंह से खून ही निकल पड़ता। लगता है बुढ़ापे के सठियाने का कोई इलाज नहीं है। ड्रैगन्स माउथ क्लिफ पर पूरे 20 मिनट इंतजार करने के बाद आखिर में फेंगयू पवेलियन की बारी आई। लेकिन जैसे ही लीडर लिन मिंगमिंग ने उस काले धब्बे के पार जाने की कोशिश की, एक बहुत ही आकर्षक दिखने वाली औरत ने फेंगयू पवेलियन के लोगों को रोक लिया और पलटकर बाई निंगनिंग से व्यंग्य भरे अंदाज में कहा, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। फेंगयू पवेलियन में वैसे भी लोग कम हैं और अच्छे हुनर वाले तो गिने चुने ही हैं। अगर वो सब सीक्रेट रेल में मारे गए तो मुझे डर है कि तुम लोग इसे सह नहीं पाओगे। यह सुनकर बाई निंगनिंग का चेहरा गुस्से से भयानक काला पड़ गया। इस औरत का नाम सु मेयर है। वो हाइशा पंथ की एल्डर है। पहले वो फेंगयू पवेलियन की पीक मास्टर हुआ करती थी। कुछ बेकार की बातों की वजह से 100 साल पहले उसने फेंगयू पवेलियन को धोखा दिया और जाते जाते कई किताबें भी अपने साथ ले गई। वो हमला करने की तकनीक वाली किताबें जो फेंगयू पवेलियन के पास वैसे भी बहुत कम थीं। पहले से ही कमजोर फेंगयू पवेलियन उसके बाद से कभी उबर नहीं पाया। साधना की दुनिया में अपने पंथ को धोखा देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। पर पता नहीं सु मेयर ने क्या तरीका अपनाया कि वो न सिर्फ हाइशा पंथ में शामिल हो गई और उसे सुरक्षा भी मिली, बल्कि 30 साल पहले वो हाइशा पंथ की एल्डर भी बन गई। बाई निंगनिंग अच्छी तरह जानती थी कि वो बस समय बर्बाद करना चाहती है ताकि फेंगयू पवेलियन के शिष्य सीक्रेट रेल में घुसने के बाद पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएं। उसके इरादे सच में बहुत ज्यादा जहरीले थे। इसलिए बाई निंगनिंग ने उससे जुबानी बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया।
उसने हाथ हिलाकर एक रेशमी रिबन उसकी तरफ फेंका। सुमेयर तिरस्कार से मुस्कुराई और फिर उसने धीरे से अपनी उंगली चटकाई। एक छोटी लाल तलवार तेजी से बाहर निकली और उसने बाई निंगनिंग के रिबन को सीधे टुकड़ों में काट दिया। बाई निंगनिंग का दिल धक से रह गया और वो फौरन पीछे हट गई, अपनी ताकत को इकट्ठा करते हुए। उसने हवा की एक न दिखने वाली दीवार बना दी, पर वो छोटी लाल तलवार उसके पीछे नहीं गई। वो बस सुमेयर के सामने हवा में शांति से तैर रही थी। और तभी सुमेयर ने बड़े गर्व से कहा, फेंग्यू पवेलियन की 4 मार्शल आर्ट तकनीकों के बदले मिली ये उड़ने वाली तलवार कैसी लगी, है ना कमाल की। यह बात सुनकर बाई निंगनिंग गुस्से से आग बबूला हो गई। वो सीधे उस उड़ने वाली तलवार से भिड़ने के लिए आगे बढ़ी। उस तलवार की तेज धार को महसूस करके बाई निंगनिंग को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। वो बस हिम्मत करके उसका सामना कर सकती थी। और जैसे ही उसे लगा कि वो यहीं पर मारी जाएगी, तभी अचानक एक बेमौके आवाज आई, इधर आओ, जरा मुझे देखने दो कि माजरा क्या है। और इस आवाज के साथ ही एक बहुत ही अजीब चीज हुई। वो उड़ने वाली तलवार जो सीधे बाई निंगनिंग के गले की तरफ जा रही थी, अचानक से मुड़कर मेरी तरफ उड़ने लगी। वो उड़ने वाली तलवार जो सीधे बाई निंगनिंग के गले की तरफ जा रही थी, अचानक से मुड़ गई और मेरी तरफ उड़ने लगी। इस जादुई नजारे को देखकर लड़कियां हैरान रह गईं। उड़ने वाली तलवारें अपने मालिक के दिल से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई तलवार लड़ाई के बीच में ही अपने मालिक को धोखा दे दे। सुमेयर हैरान और डरी हुई थी। उसने जल्दी से अपना तलवार वाला मंत्र पढ़ा। वो तलवार को फिर से काबू में करना चाहती थी, पर उसे पता चला कि तलवार से उसका नाता पूरी तरह टूट चुका था। छोटी लाल तलवार को मेरे चारों तरफ खुशी से मंडराते हुए देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए और मैं बड़ी दिलचस्पी से उस छोटी तलवार को देखकर बोला, काफी मजेदार है ना गधे। इस छोटी सी चीज में ताकत तो बहुत है, पर इसमें तलवार की कोई आत्मा नहीं है। यह सुनकर आशा ने ज्ञान और नफरत से भरी नजरों से कहा, ये क्या बकवास है। तुम अगर पाद भी मार दो तो उसकी ताकत भी इस चीज से ज्यादा होगी। थोड़े तो बड़े बनो, कितनी शर्म की बात है। आया, मैं वापस जरूर आऊंगा। आशा को अपनी एक लात से खाई में गिरते हुए देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा मन इतना शांत पहले कभी नहीं हुआ था। पर जैसे ही हम उस रहस्यमयी जगह में कदम रखने वाले थे, फेंग्यू पवेलियन की गद्दार सुमेयर ने हमारा रास्ता रोक लिया। और तो और वो फेंग्यू पवेलियन की उन 4 तकनीकों के बारे में शेखी बघाड़ने लगी, जिनके बदले में उसे वो लाल उड़ने वाली तलवार मिली थी। उसका वो घिनौना चेहरा देखकर मैंने बस धीरे से अपना हाथ हिलाया और सुमेयर और उस उड़ने वाली तलवार के बीच का नाता पूरी तरह से तोड़ दिया। तलवार को एक कुत्ते की तरह मेरे आस पास घूमते देखकर सुमेयर लगभग पागल हो गई थी और वो सीधा मुझ पर झपट पड़ी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वो छोटी लाल तलवार अपने आप ही अपने मालिक की रक्षा करने लगी। बिना किसी के हुक्म के वो घूमी और सीधे सुमेयर की तरफ बढ़ गई। उसने सुमेयर की हिफाजती ढाल को चकनाचूर कर दिया और उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। सुमेयर की इतनी बुरी हालत देखकर मैंने जोर से अपनी आंखें घुमाईं। फिर मैं अपने हाथ पीछे करके उस रहस्यमयी जगह के रास्ते की ओर चल पड़ा। छोटी लाल तलवार ने जब मुझे जाते हुए देखा तो वो जल्दी से उड़कर वापस आ गई और मेरे चारों तरफ चक्कर काटने लगी। यह देखकर मैंने चिढ़कर कहा, क्या कर रही हो तुम, इतनी कमजोर हो, मेरे पीछे क्यों आ रही हो। ऐसा लगा जैसे छोटी तलवार मेरी बातें समझ गई हो। अचानक उसकी पूरी चमक फीकी पड़ गई। उसे एक छोटी लड़की की तरह जरा सी बात पर रोते हुए देखकर मैंने बेबसी से मुंह बनाया और फिर बाई निंगनिंग की तरफ इशारा करके कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, इस लड़की की हिफाजत करना। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें एक आत्मा दूंगा या ऐसा ही कुछ। ये सुनकर छोटी लाल तलवार का फीका पड़ा शरीर अचानक फिर से चमक उठा, मानो जैसे उसमें कभी न खत्म होने वाली ताकत भर गई हो। वो जल्दी से उड़कर बाई निंगनिंग के पास चली गई। तलवार की ऊर्जा बुरी तरह से फैल गई। गुफा के अंदर अलाव चटचटा रहा था। उसकी रोशनी से सभी लड़कियों के गाल हल्के लाल दिख रहे थे। चेंगशी हाथ में मसालेदार बीफ पके हुए थी। वो गुफा के मुहाने से रात के नजारे में खोई हुई थी। झू एर उसके बगल में बैठ गई और धीरे से पूछा, दीदी क्या आप सीनियर के लिए चिंतित हैं? चेंगशी ने हाँ और ना दोनों में सिर हिलाया। सीनियर इतने शक्तिशाली हैं, वो जरूर ठीक होंगे। बस यह रहस्यमयी जगह बहुत अजीब है, यहाँ रहकर डर लग रहा है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दूर से फिर गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। इस बार आवाज और भी पास थी, मानो पहाड़ ढह रहे हो और मीन फट रही हो। गुफा की छत से धूल गिरने लगी थी। सारी लड़कियां घबराकर खड़ी हो गईं। लिन मिंगमिंग ने सबको चुप रहने का इशारा किया और कान लगाकर सुनने लगी। उस जोरदार धमाके के बीच एक धीमी फुफकार भी सुनाई दे रही थी, जो किसी जानवर जैसी तो थी, पर पूरी तरह से वैसी नहीं थी। वो आवाज बहुत तेज और कान फाड़ देने वाली थी। यह लावा का दैत्य है, एक बड़ी शिष्या ने कांपती हुई आवाज में कहा।
कहते हैं कि इस रहस्यमयी जगह की गहराइयों में एक प्राचीन अग्नि आत्मा रहती है जो एक ज्वालामुखी के नीचे सो रही है। अगर वो जाग गई तो ज्वालामुखी जरूर फट पेगा और हम जिस पत्थर के जंगल में हैं, वो ज्वालामुखी से बस सौली ही दूर है। यह सुनकर लिन मिंगमिंग का चेहरा पीला पक गया। अगर यह सच है तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सीनियर अभी तक वापस नहीं आए, चिंगशी ने घबरा कर कहा। लिन मिंगमिंग ने दांत भींचते हुए कहा, हम आधे घंटे और इंतजार करेंगे। अगर सीनियर नहीं आए तो हम पहले निकल जाएंगे। हम रहस्यमयी जगह के निकास की ओर जाएंगे। सबने सिर हिलाया और अपना सामान बांधने लगे। माहौल बहुत गंभीर था और समय एक पल करके बीत रहा था। गुफा के बाहर दहाने की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो गईं, लेकिन आसमान में लाल रोशनी और भी तेज हो गई, जिसने रात के अंधेरे को खून की तरह लाल कर दिया था। हवा में सल्फर की हल्की गंध फैलने लगी थी। तापमान भी बढ़ने लगा था। एड ने अपना पसीना पोंछा। बहुत गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भाप की भट्टी में हो। अचानक चेतावनी वाले जादुई चक्र से एक रोशनी चमकी। कोई चीज पास आ रही है, लिन मिंगमिंग ने धीरे से चिल्लाकर कहा। तैयार हो जाओ। सभी लड़कियों ने जल्दी से एक घेरा बना लिया और पानी की ढाल फिर से खड़ी हो गई। सबकी नजरें गुफा के मुहाने पर टिकी थीं। तभी एक काली परछाई लखाते हुए अंदर आ गिरी। वो एक अकेला साधक था जिसका आधा शरीर जलकर काला पक गया था। उसकी छाती में कटोरे जितना बबा एक खूनी छेद था। उसने जब लड़कियों को देखा तो उसकी आंखों में जीने की उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। मुझे बचाओ, मेरे पीछे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि गुफा के मुहाने के अंधेरे से एक लाल रंग का नुकीला पंजा बाहर निकला। उस पर शल्क बने हुए थे और उंगलियों से लावा टपक रहा था। एक खचाक की आवाज के साथ उस पंजे ने उस अकेले साधक की पीठ को चीर दिया और उसे वापस अंधेरे में खींच लिया। डर के मारे लड़कियों की चीखें उनके गले में ही अटक गईं। सबने कसकर अपना मुंह बंद कर लिया। वो अपनी आंखों से उस पंजे को वापस जाते हुए देखती रही। गुफा के बाहर से कुछ चबाने की आवाज़ें आ रही थी, हड्डियों के टूटने की, ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर सिहरन दौड़ जाए। कुछ देर बाद एक विशालकाय जीव ने गुफा का रास्ता रोक लिया। यह वही लावा का दैत्य था। वो लगभग 3 जांघ ऊंचा था और उसके सिर पर 2 सींग थे। उसके पूरे शरीर पर लावा बह रहा था और हर कदम पर मीन पर जलकर काले हुए पैरों के निशान बन जाते थे। उस दैत्य ने अपना सिर झुकाया और अपनी खून जैसी लाल आंखों से गुफा के अंदर झांका। उसकी सांसों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। लिन मिंगमिंग ने हिम्मत करके खुद को शांत रखा और सबको धीरे धीरे पीछे हटने का इशारा किया, पर गुफा तंग थी और भागने की कोई जगह नहीं थी। वो विशाल जानवर गुस्से से भड़क उठा था। उसने एक गहरी दहाड़ लगाई और अपने मुंह से आग उगल दी। पानी का सुरक्षा कवच बुरी तरह कांपने लगा और पल भर में ही आधा भाप बनकर उड़ गया। कई शिष्याओं की शक्तियां कम पड़ गईं और उनके मुंह से खून निकलने लगा। ऐसा लग रहा था कि कवच अब टूटने ही वाला है। चेंगशी के शरीर से अचानक तलवार की ऊर्जा फूटी और वो एक सफेद रोशनी की लकीर बन गई। वो सीधा उस विशाल जानवर की आंखों की ओर बढ़ी। जानवर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तलवार की ऊर्जा उसकी पलकों से टकराई और बस कुछ चिंगारियां निकलीं। उसे दर्द हुआ। वो और भी ज्यादा भड़क गया और उसने अपने दोनों पंजों से कवच पर हमला कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में बाई निंगनिंग के कंधे से लाल तलवार गूंजते हुए बाहर निकली। तलवार की रोशनी तेज हो गई और वो खून जैसी लाल लकीर में बदल गई। उसने विशाल जानवर के बाएं पंजे को जकड़ लिया। लाल तलवार में बहुत शक्ति थी। वो खासकर जोड़ों के कमजोर हिस्सों पर हमला कर रही थी, लेकिन उस जानवर की खाल बहुत मोटी थी, इसलिए वो उसे बस कुछ देर के लिए ही रोक पाई। लिन मिंगमिंग ने मौके का फायदा उठाया और बाकी लड़कियों को जवाबी हमला करने का आदेश दिया। बर्फ के भाले और पानी के तीर बारिश की तरह उस विशाल जानवर पर बरसने लगे, लेकिन वो उसकी खाल तक को खरोंच नहीं पाए। विशाल जानवर ने अपना दाहिना पंजा नीचे मारा। आखिरकार कवच टूट गया और एक तेज हवा का झोंका आया। सारी लड़कियां कटी पतंगों की तरह गुफा की दीवार से जा टकराईं। और सबसे पास थी। जैसे ही वो नुकीले पंजों की चपेट में आने वाली थी, उसने नाउमीद होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे अपनी कमर पर हल्कापन महसूस हुआ। मेरी दी हुई लकड़ी की छुरी अपने आप बाहर निकल आई। वो हवा में तेजी से बड़ी होने लगी और दरवाजे जितनी बड़ी होकर उसके सामने आ गई। टंग! धातु के टकराने की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। लकड़ी की छुरी को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विशाल जानवर झटके की वजह से आधा कदम पीछे हट गया। वो एक पल के लिए चौंक गया, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि लकड़ी का यह बेकार टुकड़ा इतना मजबूत होगा। फिर वो गुस्से से पागल हो गया और उसके शरीर पर लावा उबलने लगा। उसके दोनों पंजों में आग की लपटें उठने लगीं और उसने दोबारा हमला कर दिया। लकड़ी की छुरी हवा में तैर रही थी और उसके ब्लेड पर हल्के निशान उभर आए, जैसे वो कोई प्राचीन जादुई चिन्ह हो। वो ना तो हिली और ना ही उसने अपना बचाव किया। छुरी की नोक विशाल जानवर की तरफ हुई और वो हल्के से कांपी। बिना किसी आवाज के विशाल जानवर की हरकतें अचानक रुक गईं। उसके शरीर पर बहता हुआ लावा आंखों के सामने ही ठंडा होने लगा, फिर काला पड़कर टूटने लगा।
आखिर में वो एक झटके में जलकर कोयले के टुकड़ों में बिखर गया। बस एक लाल रंग की आंतरिक मणि लुढ़क कर बाहर आई। गुफा में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सारी लड़कियां हैरान होकर देखती रह गईं। लकड़ी की छुरी छोटी होकर वापस जो अर की कमर पर आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काफी देर बाद चेंगशी ने धीरे से कहा, सीनियर की दी हुई छुरी इतनी शक्तिशाली है। लिन मिंगमिंग ने अपने होंठों के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। उसने विशाल जानवर की आंतरिक मणि उठा ली और गंभीर आवाज में कहा, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, फौरन निकलो यहाँ से। सब लोग उठकर उसके पीछे भागने लगे। एक दूसरे को सहारा देते हुए वो गुफा से बाहर भागे। बाहर का नजारा और भी ज्यादा डरावना था। आसमान खून की तरह लाल था। दूर एक ज्वालामुखी फट रहा था। लावा नदी की तरह नीचे बह रहा था। वो जहाँ से भी गुजरता जंगल आग के समंदर में बदल जाता। हवा में गर्म हवा की लहरें थीं। एक सांस लेने पर भी गला जल रहा था। लिन मिंगमिंग ने दिशा पहचानी और टीम को लेकर तेजी से पूरब की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उन्होंने अनगिनत साधकों को घबराकर भागते हुए देखा। कुछ का पीछा शैतानी जानवर कर रहे थे, कुछ मीन की दरारों में गिर गए और दर्दनाक चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। रहस्यमयी जगह नर्क बन चुकी थी। एक घाटी तक पहुंचने पर सामने से अचानक लय की आवाज़ें आने लगीं, जिसमें एक महिला की तीखी आवाज़ भी शामिल थी। यह तो फेंग्यू पवेलियन की तकनीक है। लिन मिंगमिंग का चेहरा बदल गया। वो देखने के लिए दौड़ी। घाटी में फेंग्यू पवेलियन की 10 से ज्यादा शिष्याएं काले कपड़े पहने लोगों के एक झुंड से लड़ रही थीं। नींद पर कुछ लाशें पड़ी थीं। काले कपड़े वाले लोगों की तकनीकें अजीब थीं। जब वो हमला करते तो चारों तरफ काली ऊर्जा फैल जाती थी, जिसे छूते ही चीहें सर जाती थीं। फेंग्यू पवेलियन की शिष्याएं लगातार पीछे हट रही थीं। उनकी अगुवाई करने वाली महिला तियानशुई पीक की सबसे बड़ी शिष्या लियू रुयान थी। सीनियर सिस्टर लियू लिन मिंगमिंग से चिल्लाई और अपनी साथियों के साथ लई में शामिल हो गई। काले कपड़े वाले लोगों ने देखा कि मदद आ गई है तो उनके हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। उनमें से एक हंसा, फेंग्यू पवेलियन की छोरियां आत्माओं को पिघलाने के लिए एकदम सही हैं। यह कहकर उसने एक काला झंडा निकाला। झंडे पर भूतों के साए मंडरा रहे थे। दर्दनाक रोने की आवाज़ें आ रही थीं। लियू रुयान का चेहरा बदल गया। ये तो 1000 आत्माओं वाले पंथ के बचे हुए लोग हैं। तभी तो इस रहस्यमयी जगह में गुम हुई। यकीनन ये सब इन्हीं का किया धरा है। काले झंडे के हिलते ही दर्जनों भूतों के साए बाहर निकले जो सीधे आत्माओं को खाते थे। सभी लड़कियों को चक्कर आने लगे और उनकी असली ऊर्जा का प्रवाह धीमा पड़ गया। लिन मिंगमिंग ने दांत भींचकर अपनी लाल तलवार को चलाया। लाल तलवार खून की रोशनी में बदलकर काले झंडे पर वार किया, लेकिन वो भूतों के सायों में उलझ गई और कुछ देर के लिए बाहर नहीं निकल पाई। तभी 2 और शिष्याएं काली ऊर्जा की चपेट में आकर मीन पर गिरकर तपने लगीं। चेंग शीजू के शरीर से तलवार की ऊर्जा फिर से निकली और उसने कई भूतों के सायों को खत्म कर दिया, लेकिन तलवार की ऊर्जा सीमित थी और अब काफी धुंधली हो गई थी। काले कपड़े वाले लोगों के लीडर ने हंसते हुए कहा, देखता हूँ तुम लोग कब तक टिकते हो। वो एक और बुरी तकनीक इस्तेमाल करने ही वाला था कि अचानक आसमान से हवा को चीरती हुई एक आवाज आई। एक इंसान उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ घाटी के बीच में जा गिरा। मीन फट गई और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। धूल हटने के बाद मैं आशा का कान पके हुए था और धीरे धीरे खवा हुआ। मैंने लड़ाई के मैदान पर एक नजर डाली। अरे यहाँ तो कागी रौनक है सीनियर। सभी लड़कियां खुशी से चिल्लाईं। काले कपड़े वाले लीडर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि मेरे शरीर से ग्रा भी असली ऊर्जा नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी उसका दिल घबरा रहा था। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? हार आत्माओं वाला पंथ अपना काम कर रहा है, फालतू लोग यहाँ से चले जाएं। मैंने अपना कान सा किया। हार आत्माओं वाला पंथ पीछा ही नहीं छोड़ते। आशा घबराकर अपने पैर पटकने लगा। बुढ़े जल्दी छोड़ो, मेरा कान टूट जाएगा। मैंने उसे छोड़ दिया और काले कपड़े वाले लीडर की तरफ देखा। तुम्हारे पंथ के लीडर को तो मैंने ही मार डाला। तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों की यहाँ उछल कूद करने की हिम्मत कैसे हुई? नामुमकिन। काले कपड़े वाला लीडर हैरान रह गया। पंथ का लीडर तो 6ठे स्तर के शिखर पर था, वो भला कैसे? काले कपड़े वाले लीडर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने अपनी उंगली से एक झटका दिया। तलवार की एक अदृश्य ऊर्जा हवा को चीरती हुई निकल गई, इतनी तेज कि उसकी परछाई तक नहीं दिखी। काले कपड़े वाले लीडर के चेहरे से हंसी मिटी भी नहीं थी कि उसकी भौहों के बीच एक लाल निशान उभर आया। वो एकदम से जम गया और उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास भरा हुआ था। उसने नीचे अपनी छाती की ओर देखा। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर उंगलियों के सिरों से काली रेत जैसे कणों में बदलकर बिखरने लगा और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर हवा के झोंके से रेत की मूर्ति की तरह पूरी तरह से बिखर गया। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी नहीं बचे।
बस काले धुएं की एक लकीर ऊपर उठी और पूरी घाटी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बाकी के काले लबादे पहने लोग एकदम दंग रह गए। उन्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं दिया कि हुआ क्या था। उनका सरदार पल भर में ही घाक हो चुका था। कुछ पल की हैरानी के बाद डर किसी लहर की तरह उनकी समझ पर हावी हो गया। पता नहीं कौन सबसे पहले चीखा, भागो। 10 से ज्यादा लोग मुड़े और भागने लगे। वे बदहवासी में जिधर तिधर भाग रहे थे। कुछ अपनी तलवार पर सवार होकर उड़े तो कुछ ने तावीज का इस्तेमाल किया, मानो जैसे 2 और पैर उगाना चाहते हो। मैंने हल्के से एक सांस फूंकी, ठीक वैसे ही जैसे कोई मेज पर से धूल हटाता है। मेरे होठों से निकलते ही वो सांस दर्जनों अदृश्य तलवार की धारों में बदल गई, जो बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगी और भागते हुए हर काले लबादे वाले का सटीकता से पीछा करने लगी। तलवार की उन धारों में कोई आवाज नहीं थी, पर उनकी रफ्तार औनाक रूप से तेज थी। जो सबसे दूर भागा था वह 100 झांग दूर पहुंच चुका था कि तभी उसे अपनी पीठ में एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो उसकी छाती से तलवार की आधी नोक बाहर निकली हुई थी। ऊन की एक बूंद भी नहीं, घाव से बस हल्का सा काला धुआं निकल रहा था। उसने अपना मुंह खोला और सीधा नीचे गिर पड़ा। बाकियों का भी यही हश्र हुआ, चाहे वे बचने की कोशिश करते या उसे रोकते। तलवार की धारें साए की तरह उनका पीछा करती रहीं और उनकी पीठ को चीरती हुई एक ही वार में उनकी जान ले ली। एक के बाद एक लाशें नीचे गिरने लगी और मीन पर धम से टकराने की आवाज़ आने लगी। आत्माओं को बुलाने वाला वो काला परचम बेकाबू होकर फट से मीन पर गिर गया। उस पर बनी भूतिया परछाइयां चीखते हुए छटपटाने लगी, लेकिन बची हुई तलवार की धार ने उन्हें सार कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे खौलता हुआ पानी बर पर पड़ता है, और वे चीखते हुए हरे धुएं में बदलकर गायब हो गईं। फेंग यू पवेलियन की सभी महिलाएं हैरान होकर यह नारा देख रही थीं। हार रूहों वाले पंथ के लोग जो अभी इतने तरनाक लग रहे थे, पलक झपकते ही मारे गए। उन्होंने तो ठीक से मुकाबला तक नहीं किया। लियू रुयान के होंठ हल्के से कांप रहे थे। वह मुझे डर और सम्मान मिली नरों से देख रही थी। लिन मिंगमिंग ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया था और उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था। वहीं चेंग शी और जू ए ने राहत की एक लंबी सांस ली और उनकी टांगें कांपने लगीं। वे लगभग नीचे ही बैठ गई थीं। आशा चलकर पास आया। उसने अपने खुर से काले परचम के टुकड़ों को कुरेदा और नफरत से जोर से फुरफुराया। कचरा। मैं झुका और परचम के कपड़े का एक टुकड़ा उठा लिया। मैंने उससे अपने हाथ पोंछे और फिर उसे ऐसे ही फेंक दिया। चलो ज्वालामुखी देखने चलते हैं। सभी महिलाएं जैसे किसी सपने से जागी और जल्दी से अपनी कतारें ठीक करने लगीं। वे मेरे पीछे पीछे चलने लगीं। घाटी में फिर से सन्नाटा छा गया। बस मीन पर बिखरे काले कपड़ों के टुकड़े ही इस बात का सबूत थे कि अभी यहाँ क्या हुआ था। दूर से देख रहे आवारा साधक तो पहले ही डर के मारे कांप रहे थे। वे बहुत दूर छिप गए थे और अब फेंग यू पवेलियन की टोली के पास आने की उनकी हिम्मत नहीं थी। लियू रुयान आगे आईं और झुककर उन्होंने प्रणाम किया। उसके कपड़े ऊन से सने थे और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता सा झलक रही थी। हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, सीनियर। फेंग यू पवेलियन के बाकी शिष्य भी एक एक करके झुक गए। उनके चेहरे पर सम्मान का भाव था। मैंने हाथ हिलाया। मेरी नजर उन सब लड़कियों पर पड़ी। सभी घायल थीं और उनके कपड़े फटे हुए थे। किसी का हाथ जलकर काला पड़ गया था तो किसी के पैर में हड्डी तक दिख रही थी। हालांकि चोटें जानलेवा नहीं थीं, पर वे सब बहुत बुरी हालत में दिख रही थीं। तुम सब घायल हो, पहले अपना इलाज कर लो। यह कहकर मैंने कमर पर लटके फटे हुए कपड़े के थैले में हाथ डाला और कुछ सूखी जड़ी बूटियां निकाली। पत्ते धूल से भूरे हो चुके थे और जड़ों में अभी भी मिट्टी लगी हुई थी। मैंने उन्हें यूं ही चेंग शी की तरफ फेंकते हुए कहा, इन्हें पीस कर लगा लो, इसका असर बहुत जल्दी होता है। चेंग शी ने घबराहट में उन्हें लपक लिया। वह एक पल के लिए चौंक गई। यह जड़ी बूटी देखने में बिल्कुल साधारण थी, थोड़ी सूखी और पीली भी पड़ गई थी, लेकिन वह मेरे तरीके जानती थी, इसलिए उसने कोई लापरवाही नहीं की। उसने जू एर को मदद के लिए बुलाया और एक साफ पत्थर ढूंढा। उसने जड़ी बूटी को उस पर रखा और अपनी तलवार की मूठ से उसे सावधानी से पीसने लगी। जड़ी बूटी के पिसते ही उसमें से हरे रंग का रस निकलने लगा और एक अनोखी खुशबू हवा में फैल गई। उसकी महक से ही सब तरोताजा महसूस करने लगे। बाकी लड़कियां भी हैरानी से देखने के लिए पास आ गईं। चेंग शी ने अपनी उंगली से थोड़ा सा लेप लिया और उसे एक शिष्य के जले हुए हाथ पर लगा दिया। जैसे ही मरहम त्वचा पर लगा, उसमें से हल्का सफेद धुआं निकलने लगा। उस शिष्य ने दर्द के मारे एक गहरी सांस खींची और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि जली हुई काली चमड़ी तेजी से उतर रही थी और उसकी जगह गुलाबी रंग की नई त्वचा आ रही थी। बस चंद सांसों में ही घाव ऐसे भर गया जैसे कभी था ही नहीं। बस एक हल्का सा लाल निशान रह गया। सारी लड़कियां हैरानी से चिल्ला पड़ी, यहाँ तक कि लियू रुयान भी हैरान रह गई। ऐसा असर तो शायद छठी श्रेणी की दवा का भी नहीं होगा। चेंग शी और जू एर ने तेजी से घायलों में मरहम बांध दिया। एक पल के लिए पूरी घाटी में हैरानी भरी सांसों और तारीफों की आवाजें गूंजने लगीं और घावों के भरने से मीठी मीठी खुजली भी हो रही थी। इसे महसूस कर कई शिष्याएं अपने होंठ दबाकर हंसी रोक रही थीं।
लियू रुयान ने सबके मरहम लगाने तक इंतजार किया। फिर वो आगे बढ़कर बोली, वरिष्ठ जी, हम रहस्यमयी दुनिया के पश्चिमी हिस्से में मून गेजिंग घास इकट्ठा कर रहे थे कि अचानक 1000 सोल्स पंथ के लोगों ने हम पर घात लगाकर हमला कर दिया। वो संख्या में बहुत ज्यादा थे और उन्होंने हमें फांसाने के लिए एक चक्रव्यूह भी रचा था। हम जी जान से लड़े लेकिन टिक नहीं पाए और हमारी 3 बहनें मारी गयीं। उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए थे। उसने दांत भींचकर आगे कहा, घमासान लड़ाई के बीच मैंने काले चोगे पहने 2 लोगों को ज्वालामुखी की तरफ जाते देखा था। उनके हाथों में खून जैसे रंग का एक बलि पात्र था और ज्वालामुखी के मुंह से किसी शैतानी चक्र की हल्की रोशनी दिख रही थी। लग रहा था जैसे वो किसी चीज को बुला रहे हों। तभी तो वो लावा वाला दैत्य भड़क उठा था। लिन मिंगमिंग को बात समझ आई और उसने पश्चिम की ओर देखते हुए धीरे से कहा, वो दैत्य ज्वालामुखी की तलहटी में सोता है और आसानी से नहीं जागता। जरूर उस शैतानी चक्र ने धरती के नीचे की आग को छेड़ दिया होगा, तभी वो पागल हो गया। लियू रुयान ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। जब हम वहाँ से भागे तो हमने मदद के लिए संदेश भेजना चाहा, लेकिन पता चला कि इस रहस्यमयी दुनिया की ऊर्जा में गड़बड़ी है। संदेश भेजने वाले तावीज बेकार हो गए थे, इसलिए हमें पूर्व की ओर भागना पड़ा। रास्ते में हम पर कई राक्षसी जानवरों ने हमला किया, जिससे हमारी बहनों की हालत और बिगड़ गई। खुशकिस्मती से आपने हमें बचा लिया। मैंने आंखें सिकोड़कर ज्वालामुखी की दिशा में देखा। आसमान अब भी सुर्ख लाल था और काले धुएं के गुबार उठ रहे थे। वहाँ से एक अजीब सी तरंग महसूस हो रही थी। किसी को बुला रहे हैं। दिलचस्प है, जाकर देखना पड़ेगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और चल दिया। तभी पास की झाड़ियों से शाह बाहर निकला। वो अब भी मुंह में एक जहरीली बेल चबा रहा था। मेरी बात सुनकर वो पास आ गया। ओ बुढ़े, वो चक्रव्यूह थोड़ा अजीब है। मुझे अभी दूसरी दुनिया की ऊर्जा का एहसास हुआ। लगता है ये पागल लोग स्वर्गीय दानव को बुलाना चाहते हैं। तुम सावधान रहना, कहीं कोई आसान काम बिगाड़ न बैठो। मैंने उसे एक लात मारकर उड़ा दिया। बस तुम्हारी ही जबान ज्यादा चलती है। आशा चीखा। वो हवा में 2 कलाबाजियां खाकर जमीन पर गिरा और कीचड़ में सन गया। वो बड़बड़ाते हुए उठा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बाद में जब कोई राक्षस तुम्हें खा रहा होगा तो मुझसे बचाने की उम्मीद मत रखना। ये सुनकर सभी लड़कियां सिहर उठीं। स्वर्गीय दानव, ये 2 शब्द ज्योशियाओ महाद्वीप में एक अभिशाप की तरह हैं। कहानियों के अनुसार ये दूसरी दुनिया का एक शैतानी जीव है जो जिंदा प्राणियों की आत्माओं को खाता है। 10,000 साल पहले उनमें से एक यहाँ आया था और उसने भारी तबाही मचाई थी। अगर 1000 सोल्स पंथ सच में उसे बुला रहा है तो इस रहस्यमयी दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लियू रुयान ने घबराते हुए कहा, वरिष्ठ जी, अगर वो सच में स्वर्गीय दानव है तो क्या हमें पहले यहाँ से निकल नहीं जाना चाहिए और बाकी पंथों को पहले से सावधान कर देना चाहिए? मैंने बिना पीछे मुड़े कहा, कैसा निकलना? जब आ ही गए हैं तो देखकर ही जाएंगे। सभी लड़कियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। कुछ देर आराम करने के बाद हमारा काफिला और बड़ा हो गया। सब मिलकर ज्वालामुखी की ओर चल पड़े। वो ज्वालामुखी के जितना करीब जा रहे थे, तापमान जितना ज्यादा था, जमीन उतनी ही जल रही थी। साधारण शिष्यों को इसका सामना करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। मैं तो ऐसे चल रहा था जैसे समतल जमीन हो, और मैंने एक उबासी भी ली। ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचकर मैंने देखा कि लावा उबल रहा था। बीच में एक काली वेदी हवा में तैर रही थी, जिस पर खून के रंग के चिन्ह खुदे हुए थे। उससे एक तीखी और गंदी बदबू आ रही थी। वेदी के चारों ओर सैकड़ों लाशें पड़ी थीं। ताज़ा खून धाराओं में बहकर वेदी के ऊपर जा रहा था। काले धुएं का एक गोला घूम रहा था, जिसमें तड़पते हुए चेहरे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। वाकई में ये राक्षसों को बुलाने वाला घेरा है। लियू रुयान की सांसें अटक गईं। 1000 आत्माओं वाला पंथ बाहरी दुनिया के शैतान को बुलाना चाहता है। अगर वो शैतान यहाँ आ गया तो इस रहस्यमयी जगह में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हमें इसे रोकना ही होगा। वेदी के चारों ओर काले चोगों में दर्जनों पहरेदार थे, जिन्होंने हमें ऊपर आते देख लिया। वे सब एक साथ जोर से चिल्लाए और उन्होंने अपने हाथों में हड्डियों के डंडे ऊपर उठा लिए। मंत्रों की एक लहर सी उठी और काला धुआं घूमने लगा। उसमें से अनगिनत काले स्याह टेंटिकल्स निकले, जो इंसानी बांह जितने मोटे थे। उनकी सतह पर सक्शन कप और कांटे उगे हुए थे और वे रेंगते हुए सब पर हमला करने लगे। लड़कियां चौंक तो गईं, पर घबराई नहीं और उन्होंने तेज से एक घेरा बना लिया। पानी के पर्दे वाली ढाल की कई परतें बन गईं। टेंटिकल्स उस ढाल से जा टकराई। जजज की आवाज के साथ ढाल गलने लगी और उसमें से सफेद धुआं उठने लगा। ढाल तेजी से पतली होने लगी। लिन मिंगमिंग ने अपनी लाल तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। वो खून के रंग की एक धार में बदल गई और एक ही वार में 7-8 टेंटिकल्स काट दिए। कटे हुए सिरों से काला खून निकला, जो जमीन पर गिरकर छोटे छोटे सांप बन गए और फिर से हमला करने लगे। लेकिन टेंटिकल्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। जब भी एक को काटा जाता तो वो कटे हुए हिस्से से 2 में बूंद जाता, जिससे वो और भी ज्यादा हो जाते। बस कुछ ही पलों में सब लोग टेंटिकल्स के एक समंदर से घिर गए।
जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ रेंगती हुई काली परछाइयां ही दिख रही थीं। ढाल टूटने की कगार पर थी। कुछ शिष्यों की असली ऊर्जा खत्म हो गई थी। उनके मुंह और नाक से खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था कि वे अब और नहीं टिक पाएंगी। लियू रुयान ने भी अपनी नीली तलवार निकाल ली। दोनों तलवारें एक हो गईं। उन्होंने एक पतला सा रास्ता बनाया, लेकिन टेंटिकल्स ने उसे फौरन बंद कर दिया। रास्ता पलक झपकते ही गायब हो गया। लिन मिंगमिंग इतनी घबरा गई कि उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। वरिष्ठ, अब हम क्या करें? मैं तो एक तरफ उकड़ू बैठा हुआ था। मैंने ज्वालामुखी का एक पत्थर उठाकर हाथ में तोल रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने अपना सिर खुजलाया। मुसीबत है। फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने अपने हाथों से धूल झाड़ी, एक कदम आगे बढ़ाया और उस शोर मचाती वेदी की तरफ देखा और एक आवाज लगाई। कितना शोर है! आवाज ऊंची नहीं थी, बल्कि थोड़ी दबी हुई सी थी, लेकिन वो हर किसी के कानों में नौवें आसमान से गिरी बिजली की तरह गूंजी। उस एक पल में पूरा ज्वालामुखी अचानक शांत हो गया। हवा की आवाज, मंत्रों की आवाज, टेंटेकल्स के रेंगने की आवाज, सब गायब हो गईं। यहाँ तक कि उबलता हुआ काला धुआं भी हवा में ही जम गया। ऐसा लगा जैसे समय जम गया हो। टेंटेकल्स जहाँ थे वहीं अकड़ गए। उनके सिरे सबसे करीबी शिष्य की नाक से 3 इंच से भी कम दूरी पर थे, लेकिन जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। काले धुएं के घूमने की रफ्तार अचानक धीमी हो गई, जिससे उसके अंदर के तड़पते हुए धुंधले चेहरे दिखने लगे। वे चेहरे दर्द से बिगड़े हुए थे, मानो बिना आवाज के चीख रहे हों। वेदी पर खून के रंग के चिन्ह हवा में जलती मोमबत्ती की तरह टिमटिमाने लगे। काले चोगे वालों के मुंह से एक साथ खून निकला और उनके हाथ में मौजूद हड्डियों के डंडे चटक कर टूट गए। वे खौफ से मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में ऐसा भाव था मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। उनके मुखिया, एक बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम कौन हो? मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वेदी के पास चला गया। हाथ बढ़ाकर मैंने वेदी को छुआ। वो छूने में बर्फ जैसी ठंडी थी और उसका मटेरियल जेड जैसा था, पर जेड नहीं था। उसमें से एक हल्की चमक निकल रही थी। मटेरियल तो अच्छा है, अफसोस की इस पर बकवास चीजें खोदी गई हैं। यह कहकर मैंने हाथ उठाकर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ वेदी के ठीक बीच में पड़ा। कड़ाक, चटकने की एक साव गूंजी और वेदी की सतह पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैलने लगीं। पलक झपकते ही दरारें पूरी वेदी पर छा गईं और काला धुआं तेजी से घुमड़ने लगा। उसमें से कान फाड़ देने वाली एक चीज निकली, जैसे कोई चीज अंदर पागलों की तरह छटपटा रही हो। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैंने भौहें सिकोड़ी। अब तक नहीं टूटी। मैंने पैर उठाकर एक और लात जड़ दी। मेरा पैर ठीक उस जगह पर पड़ा जहाँ सबसे ज्यादा दरारें थीं। धड़ाम, वेदी पूरी तरह से ढह गई। पत्थर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और काला धुआं छौंट गया, जिसके बीच में एक मुट्ठी के आकार का काला दिल दिखाई दिया। उसकी सतह नसों जैसी लकीरों से ढकी थी और वो अभी धीरे धीरे धड़क रहा था। धक धक, हर धड़कन के साथ उसमें से बुरी ऊर्जा की एक लहर निकल रही थी। पास खड़े काले चोगे वाले कुछ लोग उस लहर की चपेट में आ गए और तुरंत उनके नाक कान से खून बहने लगा। वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। मैंने झुककर दिल उठाया और उसे दबाकर देखा। वो छूने में नर्म और गर्म था, जैसे अब भी जिंदा हो। नर्म है। मैंने उसे यूं ही पास खड़ी आशा की ओर फेंक दिया। ये लो, नाश्ते में खा लो। आशा ने मुंह खोलकर उसे लपक लिया और 2 बार चबाया। उसका गधी जैसा चेहरा सिकुड़ गया और उसने थू थू करते हुए उसे उगल दिया। ये क्या बकवास चीज है, बदबूदार और कड़वी है, खाने में बहुत बेकार है। यह कहकर उसने कुछ बार उबकाई भी ली। यह देखकर बाकी लड़कियां अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। जब काले चोगे वालों ने देखा कि उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है, तो वे निराशा में चीखते हुए सब कुछ भूलकर मुझ पर झपटे। मैंने बस अपना हाथ हिलाया और तलवार की ऊर्जा हवा की तरह उन पर से गुजर गई। दर्जनों लोग सल की तरह कटकर गिर पड़े और फिर उनमें कोई हलचल नहीं हुई। ज्वालामुखी के मुहाने पर फिर से शांति छा गई। सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी और हवा में गंधक और खून की हल्की सी महक। ज्वालामुखी शांत हो गया था, लावा पीछे हट गया था और तापमान भी गिर गया था। सारी लड़कियां जमीन पर बेदम होकर बैठ गईं, जैसे किसी और ही दुनिया से लौटी हों। लियू रुयान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, सीनियर, क्या वो दिल उस शैतान का असली केंद्र था? मैंने सिर हिलाया। लेकिन अब वो नहीं रहा। उसने राहत की सांस ली, पर फिर तुरंत ही चिंतित हो गई। क्या रहस्यमयी दुनिया में हलचल इसी वजह से हुई थी? मैंने महसूस करने की कोशिश की। फॉर्मेशन नष्ट हो गया है। रहस्यमयी दुनिया अब ठीक हो रही है। लावा का वो दैत्य भी वापस सो जाएगा। तुम सब जल्दी से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लो। 3 दिन बाद बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। देर मत करना। सभी लड़कियों ने आदेश माना और अलग अलग होकर काम पर लग गईं। चेंगशी और जुअर धरती कमल को खोजने में मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ रहीं। जल्द ही ज्वालामुखी के किनारे हमें कुछ पौधे मिल गए। उन्हें तोड़ने के बाद मैंने अंगड़ाई ली। मिशन पूरा हुआ। अब घर वापसी का समय है। आशा बुदबुदाई। आखिरकार इस मनहूस जगह से निकलने का समय आ ही गया। 3 दिन बाद रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खुला।
सभी लड़कियों को बहुत कुछ मिला और वे सुरक्षित ड्रैगन माउथ क्लिफ पर लौट आईं। बाई निंगनिंग पहले से ही इंतजार कर रही थी, सबको सुरक्षित देखकर। लाल तलवार उड़कर वापस उसके कंधे पर आ गई और प्यार से खुद को रगड़ने लगी। वो मुस्कुराई और उसने मुझे नर्म नजरों से देखा। नांगोंग क्विंग्युए हमसे मिलने आई। हमारे खतरनाक सफर के बारे में जानकर वो बहुत डर गईं। और मेरे लिए तो वो और भी ज्यादा आभारी थी। कायाकल्प की गोली की सारी जड़ी बूटियां जमा हो चुकी थीं। वो खुद गोली बनाने की प्रक्रिया पर नजर रख रही थी और मैं अपने छोटे से आंगन में वापस आकर पक्षियों और गधे के साथ खेलने लगा। मैं गोली के तैयार होने का इंतजार करने लगा। रहस्यमयी दुनिया का मामला फिलहाल शांत हो गया था, लेकिन 9 हेवंस कॉन्टिनेंट में अंदर ही अंदर मुसीबतें पनप रही थी। 1000 सोल सेक्ट के बचे हुए लोग अभी भी खत्म नहीं हुए थे। स्पिरिट बीस्ट सेक्ट और हेवनली ड्रैगन सेक्ट भी मौके की तलाश में थे। लगता है कि विंड मून पवेलियन के शांति के दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। विंड मून पवेलियन लौटे हुए कुछ दिन हो गए थे जब नांगोंग क्विंग्युए खुद कायाकल्प की गोली लेकर आईं। गोली 9 बार शुद्ध की गई थी और उसकी अनोखी खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। उसे खाने के बाद मेरा चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं वापस एक नौजवान के रूप में बदल गया। जब लड़कियों ने मुझे पहली बार देखा तो वे सभी हैरान रह गईं। चेंग शी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने सिर झुका लिया, जबकि झूर मुंह पर हाथ रखकर चुपके से हंसने लगी। आशा मेरे चारों ओर चक्कर लगाते हुए बड़बड़ा रही थी। बुढ़ा अब एक चिकना छोकरा बन गया है। नांगोंग क्विंग्युए ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मुझसे विंड मून पवेलियन का ग्रैंड एल्डर बनने का अनुरोध किया। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए जुड़ सकता हूँ। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत जश्न के लिए एक दावत का आदेश दिया। उस रात पवेलियन में हर तरफ रोशनी और सजावट थी और मेहमानों और मेजबानों सबने खूब मजा किया। दावत खत्म होने के बाद मैं आंगन में अकेला बैठकर शराब पी रहा था। आशा पास में ही लेटी घास चबा रही थी। तभी अचानक रात के आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया, जो अपने पीछे एक लंबी आग की लकीर छोड़ता हुआ पश्चिम की ओर गिर गया। आशा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। बुड्ढे, अभी जो चीज गिरी वो कुछ ठीक नहीं थी। मैंने आंखें सिकोड़कर उस तरफ देखा जहां वो तारा गिरा था। वहां से काला धुआं आसमान की ओर उठ रहा था और वहां से हल्की हल्की दर्द भरी चीखें भी सुनाई दे रही थीं। यह शैतानी ऊर्जा है। आशा झटके से खड़ी हो गई। 1000 सोल सेक्ट ने जिस स्वर्ग के शैतान को बुलाया था उसे रोक तो दिया गया था, लेकिन जमीन में दरारें पहले ही पड़ चुकी हैं। लगता है 9 हेवंस कॉन्टिनेंट में अब शांति नहीं रहेगी। मैंने एक और घूंट शराब पी। मुझे इससे क्या लेना देना, आशा ने बेचैनी से कहा। अगर शैतान हर जगह फैल गए तो यह दुनिया देर सबेर खत्म हो जाएगी। तब तुम बुढ़ापे में आराम करने कहाँ जाओगे? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैं उठा और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह चेंग शी घबराई हुई हालत में दौड़ती हुई आई। सीनियर, पश्चिम में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सैकड़ों मील तक काला कोहरा छाया हुआ है और जहाँ भी वो जा रहा है वहाँ सब कुछ तबाह हो रहा है। ब्लू क्लाउड सेक्ट ने सभी दूसरे सेक्ट्स को शैतानों का सफाया करने के लिए बुलाया है। पवेलियन मास्टर पूछ रही हैं कि आप जाएंगे या नहीं। मैं आशा के बाल संवार रहा था। मैंने बिना सिर उठाए कहा, नहीं जाऊंगा। चेंग शी कुछ कहना चाहती थी पर हिचकिचाई और आखिर में पीछे हट गई। कुछ ही देर बाद नांगोंग चिंग्युए खुद आई। उन्होंने राक्षसों को खत्म करने की बात नहीं की, बस पत्थर की मेज पर एक जेड स्लिप रखी और धीरे से कहा, यह फेंग्युए पवेलियन के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई तलवारबाजी की किताब है। हालांकि यह आपकी काबिलियत का 10,000वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन शायद इसमें कुछ दिलचस्प हो। इतना कहकर वह चली गयी। मैंने जेड स्लिप पर एक नजर डाली और उसे यूं ही उठा लिया। मेरी दिव्य चेतना ने उसे स्कैन किया। तलवारबाजी की किताब में वाटर मून स्वॉर्ड तकनीक के 72 तरीके दर्ज थे। तकनीक शानदार और फुर्तीली थी, लेकिन उसमें ताकत की कमी थी। मैंने जेड स्लिप आशा की तरफ फेंक दी। कचरा। आशा ने उसे मुंह से पकड़ा, 2 बार चबाया और गटक गया। गधे की आंखें चमक उठी। थोड़ा दिलचस्प है, इसके अंदर एक दिव्य चेतना छिपी है। जैसे ही उसने यह कहा, जेड स्लिप के टुकड़ों से एक धुंधली आकृति उभरी। वह महल के कपड़ों में एक महिला थी। उसकी आंखें और भौहें कुछ नांगोंग चिंग्युए से मिलती जुलती थीं। उसने मुझे झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ, मैं फेंग्युए पवेलियन की संस्थापक नांगोंग युए हूँ। मैंने यह दिव्य चेतना सिर्फ एक बात बताने के लिए छोड़ी है। 9 हेवंस कॉन्टिनेंट पर हर 10,000 साल में एक आसमानी राक्षसी आफत आती है। इस बार यह आफत आने वाली है। उम्मीद है आप हमारे वंश के नाते मेरे फेंग्युए पवेलियन की विरासत को खत्म होने से बचाएंगे। वह धुंधली आकृति गायब हो गई। आशा ने अपने होंठ चटकाए। तभी तो इस संप्रदाय में सारी शिष्याएं औरतें हैं। संस्थापक ही एक महिला है। मैं कुछ देर तक टुकड़ों को घूरता रहा और फिर गाली दी। मुसीबत। मैं उठा और बाहर चला गया। नांगोंग चिंग्युए मुख्य हॉल में एक सभा कर रही थी। मुझे आता देख सभी बड़े बुजुर्ग खड़े हो गए।
मैं सीधे मुख्य आसन पर जाकर बैठ गया। बोलो, राक्षस कहाँ तक पहुँच गए हैं? नांगुम छिंग्युई की आंखों में खुशी की एक चमक उभरी और उसने जल्दी से बताया, काला कोहरा 3000 ली दूर तक फैल चुका है। छिंग्यन संप्रदाय ने 7 बड़े संप्रदायों के साथ मिलकर एक रक्षा पंक्ति बनाई है, लेकिन वे लगातार पीछे हट रहे हैं और भारी नुकसान उठा रहे हैं। मैंने सिर हिलाया, समझ गया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। सभी बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को देखते रहे, किसी में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली और बाई निनिंग की ओर देखा। तुम 100 बेहतरीन योद्धाओं को लेकर मेरे साथ चलो। बाई निनिंग ने आदेश मान लिया। चेंग शी और झुएर आगे बढ़ी। वरिष्ठ, हम भी जाएंगी। मैंने उन दोनों पर एक नजर डाली। जो करना है करो। आधे दिन बाद तियानचिंग स्पैरो सबको लेकर पश्चिम की ओर उड़ चला। जितना पश्चिम की ओर जाते आसमान उतना ही अंधेरा होता जाता। काला कोहरा एक पर्दे की तरह सूरज और आसमान को ढके हुए था। जमीन पर घास, पेड़ मुरझा गए थे और नदियां प्रदूषित हो गई थीं। कभी कभी भागते हुए लोग दिख जाते, जिनके चेहरे पीले और शरीर पतले थे और आंखों में निराशा थी। वे छिंग्युन संप्रदाय की रक्षा पंक्ति पर पहुँचे। वहाँ अलग अलग संप्रदायों के योद्धा घेरा बनाकर अपनी जगह पर डटे हुए थे। सुरक्षा कवच के बाहर अनगिनत राक्षसी परछाइयां लगातार हमला कर रही थीं। सुरक्षा कवच टिमटिमा रहा था और किसी भी पल टूट सकता था। छिंग्युन संप्रदाय के प्रमुख लिंग ज्योतियान ने फेंगयुए पवेलियन के लोगों को देखा। खासकर जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस गंभीर आवाज में बोले, राक्षस बहुत खूंखार हैं, आप सब सावधान रहें। मैं स्पैरो की पीठ से कूदा, सुरक्षा कवच के किनारे तक गया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। काला कोहरा एक जिंदा चीज की तरह लिपट गया, लेकिन एक अदृश्य तलवार की ऊर्जा से टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं सुरक्षा कवच से बाहर निकला और राक्षस तुरंत एक लहर की तरह आगे बढ़े। वे सभी अलग अलग रूपों में थे। वहाँ 2 सिर वाले विशाल कुत्ते थे और 8 पैरों वाली मकड़ियाँ भी थीं। सभी की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और मुंह से काला धुआं उगल रहे थे। फेंगयुए पवेलियन की लड़कियां घबराकर अपनी तलवारें पकड़े हुए थीं, लेकिन मैंने तो बस एक जम्हाई ली, अपना हाथ उठाया और लहरा दिया। तलवार की ऊर्जा एक पंखे की तरह चारों ओर फैल गई। वह जहाँ से भी गुजरी, सारे राक्षस कमर से 2 टुकड़ों में कट गए। काला धुआं छोड़ गया और एक खाली जगह बन गई। सभी योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। लिंग ज्योतियान तो और भी ज्यादा हैरान था। वह 6ठे स्तर के शिखर पर था और जानता था कि वह ऐसा इतनी आसानी से नहीं कर सकता। मैं आगे बढ़ता रहा। मेरे हर कदम के साथ मुझसे निकलने वाली तलवार की ऊर्जा का दायरा बढ़ता जा रहा था। राक्षस एक के बाद एक हमला कर रहे थे, लेकिन मेरे 10 फुट के करीब भी नहीं आ पा रहे थे। बाई निनिंग अपनी टीम के साथ पीछे पीछे चल रही थी। लाल और नीली तलवारें एक साथ निकलीं और जो भी बचकर निकल रहे थे उन्हें मार गिराया। चेंग शी और झुएर ने भी अपने हाथों में लकड़ी की तलवारों से कई राक्षसों को मार गिराया। मॉडल 100 मील तक घने काले कोहरे में जाने के बाद सामने एक गहरी घाटी दिखाई दी। घाटी में राक्षसी ऊर्जा सबसे घनी थी और दिल की धड़कन की हल्की आवाज आ रही थी। आशा ने धीमी आवाज में कहा, दरार घाटी की तलहटी में है, कोई बड़ी चीज बाहर आने वाली है। मैंने सिर हिलाया, लड़कियों को घाटी के मुहाने पर पहरा देने को कहा और अकेले घाटी में कदम रखा। घाटी की तलहटी में अंधेरा था। बीच में एक खाली दरार से लगातार काला खून रिस रहा था। दरार के सामने काले चोगे में एक बुजुर्ग बैठा था। वो थाउजेंड सोल सेक का बा एल्डर था। उसने आंखें खोली। उसकी धुंधली आंखों में पागलपन की एक चमक थी। आप दूसरों के मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? स्वर्ग के राक्षस का आना तो किस्मत में लिखा है। मैंने अपना कान सा किया। किस्मत, मुझे इस शब्द से सबसे याद अनरत है। इतना कहकर मैंने अपनी उंगलियों से इशारा किया और तलवार की ऊर्जा का एक झोंका दरार की ओर छोड़ा। काले चोगे वाले बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए एक हड्डी की ढाल सामने कर दी। ढाल पर हारो तत्पति आत्माएं चीखते हुए उसे रोकने के लिए सामने आ गईं। तलवार की ऊर्जा ढाल से जा टकराई। कुछ पल के टकराव के बाद ढाल टूटकर बिखर गई। बुजुर्ग ने खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। तलवार की ऊर्जा की बची हुई ताकत बिना कम हुए दरार पर जा लगी। दरार ओर से कांपने लगी। उसमें से काला खून फूट पड़ा, लेकिन वो बंद होने की बजाय थोड़ी और चौड़ी हो गई। उसकी गहराई से गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल पंजा बाहर निकला। उसके शल्क काले थे और नाखून चाकू जैसे थे, जो मुझे पकड़ने के लिए बढ़े। मैं फुर्ती से हट गया। विशाल पंजे ने मीन पर वार किया, जिससे एक गहरी खाई बन गई। थोड़ा मजेदार है, मैंने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने अपनी कमर से लकड़ी की तलवार निकाली। उसकी ब्लेड पर बनी धारियां चमक उठी और मैंने उस विशाल पंजे पर एक वार कर दिया। तलवार की चमक जहां से गुरी, वहां शल्क उड़ गए और काले खून की बारिश होने लगी। विशाल पंजे ने दर्द से पीछे हटते हुए खुद को सिकोड़ लिया। दरार से दहाड़ और भी तेज हो गई। काले चोगे वाला बुजुर्ग संघर्ष करते हुए उठा और पागलों की तरह होर होर से हंसने लगा। कोई आयदा नहीं, स्वर्ग के राक्षस ने इस दुनिया पर अपनी नरें घाली हैं। तुम उसे मार नहीं सकते।
मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी तलवार चला दी। इस बार मैंने दरार के केंद्र पर निशाना साधा। तलवार की रोशनी अंधेरे में गायब हो गई और एक भारी टक्कर की आवाज आई। उसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। दरार सिकुड़ने लगी और काला खून वापस अंदर जाने लगा। काले चोगे वाले बुजुर्ग का चेहरा एकदम बदल गया। असंभव, स्वर्ग का राक्षस अमर है। मैंने अपनी तलवार म्यान में रखी। अमर, तो फिर कुछ और वार करने होंगे। इतना कहकर मैंने लगातार 9 बार वार किए। हर वार एक ही जगह पर लगा। आखिरकार दरार और नहीं सह सकी और एक धमाके के साथ बंद हो गई। आखिरी पल में एक ऊनी लाल आंख ने मुझे घूरा जो हरीली नरक से भरी हुई थी। दरार गायब हो गई। घाटी की तलहटी से राक्षसी ऊर्जा धीरे धीरे तप्त होने लगी। सूरज की रोशनी अंदर आई जिससे चारों ओर फैली तबाही सा दिखने लगी। काले चोगे वाले बुजुर्ग की ऊर्जा कमोर हो गई थी और वो मीन पर गिर पड़ा। मैं उसके सामने गया। 1000 सोल सेक्ट में कितने लोग बचे हैं? बुजुर्ग ने एक दर्द भरी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मार दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। फिर मैंने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। मैं घाटी से बाहर निकला और लकियां मेरा स्वागत करने के लिए आगे आईं। मुझे सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली। बाई निंगनिंग ने रिपोर्ट दी, घाटी के बाहर के ज्यादातर राक्षसों को तंग कर दिया गया है। बचे हुए राक्षस इधर उधर भाग गए हैं। दूसरे सेक्स उनका पीछा कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। चलो वापस चलते हैं। लिंग ज्योतियान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और आदर से झुके। सीनियर, इस बड़ी तबाही को टालने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने हाथ हिलाया। चलता हूँ। फेंगयुए पेविलियन लौटकर नांगोंग किंगयुए ने जीत का जश्न मनाने के लिए एक दावत रखी। अलग अलग सेक्ट्स ने धन्यवाद के तौर पर तोहफे भेजे जिनसे गोदाम भर गए। फेंगयुए पेविलियन की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वो एक टॉप सेक्ट बनने की राह पर है। हालांकि शांति के कुछ ही दिन बीते थे कि एक और मुसीबत आ गई। उस दिन मैं आंगन में मछली पकड़ रहा था। आशा ने अचानक अपने कान खड़े कर लिए। कोई आ रहा है, बहुत ताकतवर है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवा में से एक परछाई उभरी। वो हरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी था। उसका चेहरा सुंदर और आकर्षक था और उसका अंदाज सबसे अलग था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मित्र, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने आंखें उठाई। तुम कौन हो? उस आदमी ने हाथ जोड़े। मैं तियानदाओ पंथ का प्रमुख ली शुआनजी हूँ। मैं विशेष रूप से आपको तियानदाओ भोज में आमंत्रित करने आया हूँ। तियानदाओ भोज? यह क्या चीज है? आशा ने धीमी आवाज में समझाया। तियानदाओ पंथ 9 स्वर्ग महाद्वीप का सबसे रहस्यमयी पंथ है। कहते हैं कि उनके पास स्वर्गीय मार्ग का अधिकार है। वे हर 1000 साल में एक बार भोज का आयोजन करते हैं। आमंत्रित किए गए सभी लोग महान भाग्य वाले होते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। ली शुआनजी की मुस्कान नहीं बदली। मित्र, आपके पास जो दूसरी दुनिया की शक्ति है उसने पहले ही स्वर्गीय मार्ग का ध्यान आकर्षित कर लिया है। यह भोज आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि कर्म को सुलझाने के लिए है। वरना जब दिव्य प्रकोप आएगा तो शायद आपको कुछ न हो, लेकिन डर है कि फेंगयुए पवेलियन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मेरे हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी एक पल के लिए रुक गई। आशा उछल पड़ी। तुम हमें धमकी दे रहे हो? ली शुआनजी ने सिर हिलाया। मैं बस सच बता रहा हूँ। 3 दिन बाद तियानदाओ शिखर पर हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। यह कहकर उसका शरीर धुंधला हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। मैं काफी देर तक चुप रहा। खबर सुनकर दौड़ी आई नानागोंग चिंगयुए से मैंने कहा, मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है, तुम घर का ध्यान रखना। नानगोंग चिंगयुए कुछ कहना चाहती थी पर झिझकी और अंत में सिर हिला दिया। वरिष्ठ, अपना ध्यान रखना। 3 दिन बाद मैं आशा की सवारी करके तियानदाओ शिखर पर पहुंचा। शिखर पर बादलों का समुद्र उमड़ रहा था। एक सफेद जेड का महल हवा में तैर रहा था। ली शुआनजी ने महल के सामने मेरा स्वागत किया और मुझे अंदर ले गया। हॉल में पहले से ही 10 से ज्यादा लोग बैठे थे। वे सभी विभिन्न पंथों के पूर्वज स्तर के लोग थे। मुझे आता देख उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। भोज शुरू हुआ। दिव्य फल, अमृत, मदिरा और नाच गाने का माहौल था। ली शुआनजी ने अपना प्याला उठाया। मित्र के नाम 9 स्वर्ग महाद्वीप को राक्षसों से मुक्त कराने के लिए। मैंने एक घूंट शराब पी और सीधे सीधे कहा, बोलो, मुझसे आखिर क्या काम है? ली शुआनजी ने अपना प्याला नीचे रखा और गंभीर होकर कहा, मित्र, क्या आप जानते हैं आप जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वह इस दुनिया का नहीं है। 1 लाख साल पहले सिस्टम के आने से स्वर्गीय मार्ग के संचालन में बाधा पड़ी थी। अब जब आपकी तलवारबाजी महान ऊंचाइयों पर पहुंच गई है तो आप और भी बड़े अस्थिरता के कारण बन गए हैं। स्वर्गीय मार्ग की इच्छा है कि आप, मित्र, इस दुनिया को छोड़ दें। आशा ने गुस्से में कहा, किस हक से? हम अपनी मर्जी से तो यहाँ आए नहीं थे। ली शुआनजी ने शांति से कहा, स्वर्गीय मार्ग आपको आपकी असली दुनिया में वापस भेज सकता है या फिर सिस्टम को आपसे अलग करके इस दुनिया में शांति बहाल कर सकता है। हॉल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभी पूर्वजों ने मेरी ओर देखा।
मैंने अपना प्याला नीचे रखा और मुस्कुराया। और अगर मैं न जाऊं तो? ली शुआनजी ने आह भरी। तो स्वर्गीय मार्ग को आपको जबरदस्ती मिटाना पड़ेगा, भले ही आपकी तलवारबाजी आसमान छूती हो। मुझे डर है कि आप पूरी दुनिया की ताकत का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं उठा, हॉल से बाहर गया और आसमान की ओर देखा। तो फिर स्वर्गीय मार्ग को कोशिश करने दो। मेरे शब्द खत्म होते ही आसमान में काले बादल इकट्ठा हो गए और बिजली कड़कने लगी। एक भयानक दबाव ने पूरे तियांदाओ शिखर को घेर लिया। सभी पूर्वजों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे सब पीछे हट गए। आशा ने दांत पीसे, बुढ़ा कहीं का, क्या हम सच में लड़ने वाले हैं? मैंने उसका सिर थपथपाया। डर गई? आशा ने सिर उठाया। किस बात का डर? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? और 1 लाख साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मैं जोर से हौसा। पहाड़ जितनी मोटी बिजली नीचे गिरी। मैंने आसमान की ओर अपनी तलवार निकाली। तलवार की चमक ने बिजली को काट दिया और दुनिया बेरंग हो गई। स्वर्गीय मार्ग के साथ युद्ध की शुरुआत हो गई। बिजली एक गरजते हुए ड्रैगन की तरह नीचे आई। मैंने पलटकर एक ही वार में तलवार चलाई। तलवार की रोशनी ने ऊपर की ओर वार किया। उसने बिजली के ड्रैगन को बीच से 2 टुकड़ों में चीर दिया। चारों ओर चिंगारियां फैलीं, जिससे पूरा तियांदाओ शिखर रोशन हो गया। सभी पूर्वज डरकर पीछे हट गए। ली शुआनजी का चेहरा गंभीर हो गया और उसने हाथ उठाकर एक मुद्रा बनाई। सफेद जीट का महल चमक उठा और एक विशाल रचना में बदलकर उसने पूरे आसमान को ढक लिया। स्वर्ग का दबाव और भी बढ़ गया और बादलों के बीच एक विशाल आंख उभर आई। वो ठंडी और भावहीन नजर से सभी जीवों को देख रही थी। फिर वो विशाल आंख घूमी और मुझ पर टिक गई। इसके बाद सोने की एक किरण नीचे आई, जिसमें विनाश का नियम समाया हुआ था। वो जहाँ से भी गुजरी, वहाँ का अंतरिक्ष ढह गया। मैंने अपनी तलवार को आड़ा करके उसे रोका। सुनहरी रोशनी तलवार से टकराई और एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। मेरे दोनों पैर जमीन में 3 इंच धंस गए। तलवार पर बनी लकीरें तेजी से चमकने लगीं। आशा ने मुंह से सफेद भाप छोड़ी और अपने चारों खुर जमीन पर पटके। उसके सिर के ऊपर ड्रैगन के धुंधले सींग उगाए। ऐसा लगा जैसे वो अपना असली रूप दिखाने वाली थी। जल्दबाजी मत करो, मैंने धीमी आवाज में कहा। ये तो बस शुरुआत है। यह कहकर मैंने अपनी कलाई घुमाई और तलवार की चमक हजारों हिस्सों में बांट गई। तैरती मछलियों की तरह वो चमक विशाल आंख की तरफ बढ़ी और वो आंख बंद हो गई। सुनहरी रोशनी एक ढाल में बदल गई। तलवार की चमक उस ढाल से टकराई, जिससे लहरें तो उठी पर वो उसे तोड़ नहीं पाई। ली शुआनजी की आवाज आई, दोस्त, स्वर्ग की शक्ति असीम है। तुम बेकार में इसका सामना कर रहे हो। मैं दांत दिखाकर मुस्कुराया। असीम है तो तब तक लड़ूंगा जब तक वो खत्म न हो जाए। ये कहकर मैं उछलकर सीधे बादलों की ओर बढ़ गया। विशाल आंख फिर से खुली और उसने 9 सुनहरे धागे छोड़े, जो आपस में मिलकर एक जाल बन गए और मुझे ढकने के लिए नीचे आए। मैंने लगातार अपनी तलवार से वार किए, लेकिन सुनहरे धागे बहुत मजबूत थे। एक धागे को काटने पर 2 नए उगाते थे और वो मुझे और कसकर जकड़ रहे थे। आशा घबराकर चिल्लाई, अरे बुढ़े, उस चाल का इस्तेमाल करो। मैंने एक गहरी सांस ली, तलवार को म्यान में रखा और अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ा। 1 लाख साल तक तलवारबाजी का अभ्यास किया है, सिर्फ तलवार का ही नहीं बल्कि तलवार की मंशा का भी। तलवार की मंशा का कोई आकार नहीं है, लेकिन यह सब कुछ काट सकती है। इसमें तथाकथित स्वर्ग का विधान भी शामिल है। हथेली पर एक काला बिंदु उभरता है। शुरू में यह एक दाने जैसा था, फिर तुरंत फैलकर एक काले भंवर में बदल गया जो अपने आस पास की रोशनी को निगल रहा था। यहाँ तक कि सुनहरी धागे भी उसमें खिंचकर टूट गए और घुल गए। उस विशाल आंख ने पहली बार कोई भाव दिखाया, वह हैरानी और शक का था। जाओ, मैंने भंवर को आगे धकेला और वह गरजता हुआ ऊपर की ओर उस विशाल आंख से जा टकराया। विशाल आंख जोर से कांप उठी। सुनहरी रोशनी चारों ओर बिखर गई और बादल फट गए, जिससे एक खाली तारों भरा आसमान दिखाई देने लगा। तारों भरे आसमान की गहराइयों से गुस्से भरी गड़गड़ाहट आई। स्वर्ग का विधान घायल हो गया था। ली शुआनजी के मुंह से खून निकला, रचना टूट गई। सभी पूर्वज डरकर भागने लगे। मैं वापस जमीन पर उतरा और थोड़ा लड़खड़ाया। इस चाल में काफी ताकत लगी। आशा मेरे पास आई। कैसे हो? मैंने अपने होंठ के कोने से खून पोंछा। ठीक हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है जैसा सोचा था। तारों भरे आसमान की गहराइयों से 7 रंगों वाले प्रकाश के स्तंभ नीचे उतरे। हर स्तंभ में एक आकृति उभरी। कोई तलवार लिए हुए था तो कोई छड़ी। उनकी आभा प्राचीन और शक्तिशाली थी। ये सभी पिछली पीढ़ियों के उन्नत साधकों द्वारा छोड़े गए स्वर्ग के विधान के अवतार हैं। ली शुआनजी ने कांपती हुई आवाज में कहा, स्वर्ग के विधान की 7 विपत्तियाँ। मित्र, तुमने सबसे बड़ी सजा को बुलावा दिया है। मैं हकारत से हंसा। 7 लोग एक के खिलाफ, कितने बेशर्म हो। तो फिर आ जाओ। पहला अवतार तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसकी तलवार की चमक ऐसी थी जैसे आकाशगंगा नीचे उतर रही हो। मैंने उसका सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाली। तलवारों के टकराने की जोरदार आवाज 9वें आसमान तक गूंज उठी। उस अवतार की तलवारबाजी बेहतरीन थी और उसमें महान विधान के सिद्धांत समाये हुए थे, लेकिन मेरी तलवार की मंशा ज्यादा प्रचंड थी।
1,00,000 साल की कड़ी मेहनत ने मुझे तकनीक से कहीं आगे पहुंचा दिया था। एक ही वार से सारे नियम तोड़े जा सकते हैं। 100 चालों के बाद मैंने एक ही वार में उस अवतार का खात्मा कर दिया। प्रकाश का स्तंभ गायब हो गया। दूसरे अवतार ने अपनी छड़ी घुमाकर स्वर्ग की आग बुलाई। पूरे आसमान से आग की बारिश होने लगी। मेरी तलवार की चमक आग को चीरती हुई आगे बढ़ी। मैंने जादुई छड़ी को काट दिया और उसका अवतार बिखर गया। लगातार 2 विपत्तियों को तोड़ने के बाद बची हुई 5 विपत्तियां एक साथ मुझ पर हमला करने के लिए आ गईं। हर तरफ तलवारों की चमक और परछाइयां थीं। जादुई मंत्रों की बाढ़ मुझ पर टूट पड़ी। आशा गुस्से से दहाड़ा और अपना असली रूप दिखाते हुए एक विशालकाय काले ड्रैगन में बदल गया। उसने अपनी पूंछ से वार करके 2 अवतारों को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह जल्द ही एक सुनहरी रोशनी में उलझ गया और निकल नहीं पाया। मैं अकेले 3 अवतारों से लड़ा और हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। मेरे बाएं कंधे में तलवार की एक धार घुस गई। मेरे दाहिने पैर पर एक जादुई मोहर से हमला हुआ और खून से मेरे कपड़े लाल हो गए, लेकिन मैं और भी बहादुरी से लड़ने लगा और मेरी तलवार की धार और भी तेज हो गई। 1,00,000 साल की घुटन इस पल में बाहर निकल आई। काटो। 3 जोरदार चीखों के साथ तीनों अवतार एक के बाद एक नष्ट हो गए। 7 में से 5 विपत्तियां खत्म हो गईं। बची हुई 2 आशा के साथ उलझी हुई थीं। मैं हांफते हुए अपनी सांसों को काबू में कर रहा था और मैंने तारों भरे आसमान की गहराइयों में देखा। वहाँ एक और भी ज्यादा भयानक ऊर्जा तैयार हो रही थी। ली शुआनजी जमीन पर बेदम होकर गिर पड़ा और बुदबुदाया, असंभव। स्वर्ग की 7 विपत्तियों को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। मैं अपनी तलवार उठाकर आखिरी 2 विपत्तियों की ओर बढ़ा। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। मेरी तलवार की धार सूरज को चीरते हुए इंद्रधनुष की तरफ फिर से उठी। दोनों अवतारों ने मेरा मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे मेरे जानलेवा हमले को रोक नहीं पाए और एक के बाद एक बिखर गए। आशा आजाद होकर वापस अपने गधे के रूप में आ गया। मैं तो थककर मर गया। मैं अपनी तलवार के सहारे खड़ा था, खून से लथपथ, फिर भी आसमान की ओर देखकर जोर से हंसा। स्वर्ग, और क्या चालें हैं तुम्हारे पास? तारों भरा आसमान एक पल के लिए शांत रहा, फिर अचानक घोर अंधेरा छा गया, जिसने सारी रोशनी को निगल लिया। आवाज तक गायब हो गई, सिर्फ मौत का सन्नाटा बाकी था। अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी। यह एक प्राचीन प्रतीक था जो धीरे धीरे घूम रहा था। उसके हर चक्कर के साथ मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा कांप रही है और मुझसे अलग हो जाएगी। आशा ने डरते हुए कहा, यह स्वर्ग की असली निशानी है। यह हमारे वजूद को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। मैंने दांत भींचकर अपनी बची खूंची तलवार की शक्ति जुटाई और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह प्रतीक अचानक रुक गया और एक सौम्य महिला की आवाज गूंजी, बस, बहुत हुआ। अंधेरा छूट गया और तारों भरा आसमान फिर से दिखने लगा। सफेद कपड़ों में एक महिला की परछाई उभरी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और तजुर्बा था। उसने मेरी तरफ देखकर एक ठंडी सांस ली। परदेसी, तुमने अपने वजूद की कीमत साबित कर दी है। स्वर्ग अब तुम्हें स्वीकार करने को तैयार है। ली शुआनजी ने जमीन पर झुककर प्रणाम किया। स्वर्ग के अवतार का स्वागत है। उस महिला की परछाई ने हाथ हिलाया। शुआनजी, यह मामला यहीं खत्म होता है। फिर वह मेरी ओर मुड़ी और बोली, तुम ज्यूशियाओ महाद्वीप में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें 2 शर्तें माननी होंगी। पहला, तुम अपनी मर्जी से किसी जीव को नहीं मारोगे। दूसरा, तुम दूसरी दुनिया के तरीके सिखाकर इस दुनिया का संतुलन नहीं बिगाड़ोगे। मैंने अपनी तलवार म्यान में रखी। ठीक है। उस महिला की परछाई ने सिर हिलाया और उसकी उंगली से एक दिव्य रोशनी निकलकर मेरे माथे में समा गई। यह स्वर्ग की निशानी है। इसकी मदद से तुम सभी लोगों में आजादी से आ जा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें हर 100 साल में स्वर्ग के लिए एक काम करना होगा। वह दिव्य रोशनी मेरे शरीर में समा गई। मुझे इस दुनिया के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा, जैसे मैं भी इसका एक हिस्सा बन गया हूँ। आशा को भी इसका फायदा मिला। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसकी सारी चोटें ठीक हो गईं और उस महिला की परछाई धीरे धीरे ओझल हो गई। तारों भरा आसमान छिप गया। बादल फिर से जमा हो गए और तियांदाओ चोटी पर शांति लौट आई। सभी पूर्वज एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। ली शुआनजी एक फीकी मुस्कान के साथ आगे आया। मित्र, आज से तुम स्वर्ग के दूत हो। तुम्हारा दर्जा अब सबसे ऊपर है। उम्मीद है तुम हम पर कृपा बनाए रखोगे। लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आशा पर सवार होकर पहाड़ से नीचे उतर गया और फिंग्युए पेविलियन लौट आया। नानगोंग किंग्युए बाकियों के साथ मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आईं। मुझे खून से लथपथ देखकर वे सब बुरी तरह डर गए। मैंने हाथ हिलाकर बताया कि मैं ठीक हूँ और उसके बाद मैं अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एकांत में चला गया। 3 दिन बाद मैं एकांत से बाहर आया। मेरी चोटें ठीक हो गई थी और मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ गई थीं। स्वर्ग की निशानी अब मेरे पास थी। मेरी महसूस करने की सीमा हजारों मील तक फैल गई है। ज्यूशियाओ महाद्वीप की कोई भी हलचल मुझसे छिप नहीं सकती। इस दिन मैं आशा के साथ शतरंज खेल रहा था कि अचानक मुझे उत्तर में कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। बर्फीली बंजर भूमि में एक प्राचीन गुप्त लोक खुल गया था, जिससे हर तरफ की शक्तियाँ हरकत में आ गई थीं।
नांगोंग छिंग्युए यह पूछने आईं कि क्या जांच के लिए किसी को भेजा जाए। मैंने शतरंज की एक चाल चली, जाओ तुम खुद टीम को लेकर जाओ, चेंगशी और जुए को भी अनुभव के लिए जाने दो। नांगोंग छिंग्युए ने आज्ञा का पालन किया। 3 दिन बाद वह 100 शिष्यों के साथ उत्तर की ओर बढ़ गयी। मैं शतरंज खेलता रहा। आशा बड़बड़ाया, तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? मैंने शांति से कहा, उस गुप्त लोक में फेंग युए पवेलियन के लिए कुछ अच्छी चीज है। आशा ने आंखें घुमाई, तुम बस उन्हें सिर पर चढ़ाते रहो। आधे महीने बाद नांगोंग छिंग्युए का संदेश वापस आया। गुप्त लोक में लड़ाई बहुत भयानक थी। फेंग युए पवेलियन को कई गुटों ने घेर लिया था और वे एक मुश्किल लड़ाई में फंस गए थे। मैंने शतरंज का मोहरा नीचे रखा और आशा से कहा, चलो तमाशा देखने चलते हैं। बर्फीली बंजर भूमि हजारों मील तक बर्फ से ढकी थी। गुप्त लोक का प्रवेश द्वार एक ग्लेशियर की दरार थी। इस वक्त वह जगह खून से लाल हो चुकी थी। फेंग युए पवेलियन की लड़कियां एक घेरा बनाकर जान की बाजी लगाकर लड़ रही थीं। नांगोंग छिंग्युए और बाई निंगनिंग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थीं। उनकी लाल और नीली दोहरी तलवारें हर तरफ कहर ढा रही थीं। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे और वे धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थीं। हमला करने वालों का नेतृत्व शुआन मिंग संप्रदाय कर रहा था। संप्रदाय का मुखिया मिंग लाओ ग्वाई 6ठे स्तर का महारथी था। उसके हाथ में शुआन बिंग कांटा था और उसका हर वार जानलेवा था। नांगोंग छिंग्युए बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पा रही थी और हर पल खतरे में थी। चेंगशी और जुएर अपनी घायल बहनों की रक्षा कर रही थी। उनकी तलवार की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वे बस दांत भींचकर टिके रहने की कोशिश कर रही थी। मिंग लाओ ग्वाई क्रूरता से हंसा, फेंग युए पवेलियन कुछ खास नहीं है। गुप्त लोक की चाबी दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नांगोंग छिंग्युए ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सोचना भी मत। मिंग लाओ ग्वाई गुस्से से पागल हो गया। शुआन बिंग कांटा एक विशाल अजगर में बदल गया और उन्हें निगलने के लिए झपटा। ठीक उसी समय मैं आशा की सवारी करते हुए बर्फ पर चलकर आया। विशाल अजगर एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। मिंग लाओ ग्वाई की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने मेरी तरफ देखा। तुम कौन हो? मैंने अपना कान साफ किया। बस यहाँ से गुजर रहा था। मिंग लाओ ग्वाई मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पाया और सतर्क हो गया। लेकिन गुप्त लोक की चाबी का लालच बहुत बड़ा था। उसने दांत भींचकर कहा, जनाब दूसरों के मामले में दखल मत दीजिए। मैंने वो कहा। फिर मैंने हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ में ग्लेशियर के अंदर दे मारा। अब वो जिंदा है या मर गया पता नहीं। शुआन मिंग संप्रदाय के लोग डर के मारे सुन्न पड़ गए और चारों तरफ भागने लगे। मैं गुप्त लोक के प्रवेश द्वार तक गया, उसे देखा, फिर हाथ बढ़ाकर दरार को और चौड़ा कर दिया जिससे अंदर का नजारा दिखाई दिया। एक प्राचीन बर्फीला महल में 10,000 साल पुराना एक हिम कमल खिलने ही वाला था। नांगोंग छिंग्युए खुशी से हैरान हो गयी। हिम कमल शिष्यों को उनकी बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। मैंने सिर हिलाया, अंदर जाकर उसे तोड़ लो। यह कहकर मैं बैठ गया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। आशा दरवाजे पर पहरा देने लगा। जो भी पास आने की हिम्मत करता वह उसे निपटा देता। फेंग युए पवेलियन की लड़कियां जड़ी बूटी लेने अंदर गईं और भरपूर फसल के साथ वापस लौटीं। वापसी के रास्ते पर नांगोंग छिंग्युए ने धीरे से पूछा, वरिष्ठ आप हमारी इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने आंखें खोली। तुम लोग मुझे अच्छे लगते हो। वह होंठ दबाकर मुस्कुराई और आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बाद के 100 सालों में मैंने स्वर्ग के नियम के साथ अपने वादे को पूरा किया, कुछ आपदाओं को संभाला और बहुत से फायदे भी पाए। फेंग युए पवेलियन दिन मजबूत होता गया और ज्यूशियाओ महाद्वीप का नंबर 1 संप्रदाय बन गया। चेंगशी और जुएर एक के बाद एक 5वें स्तर पर पहुंच गयी। बाई निंगनिंग ने दंड विधान सभा का कार्यभार संभाल लिया। लाल तलवार की आत्मा पवेलियन का रक्षक खजाना बन गई। आशा कभी कभी ऊब जाने की शिकायत करता तो मैं उसे अलग अलग लोकों में घुमाने ले जाता, अनगिनत नजारे दिखाने के लिए। इस दिन जब मैं लौटा तो देखा कि आंगन में आड़ू के फूल खिले हुए हैं। चेंगशी चाय बना रही थी, जुएर फूलों की डालियां काट रही थी। समय शांतिपूर्ण और अच्छा था। मैं बेंच की कुर्सी पर बैठा था और मुझे अचानक 1 लाख साल पहले का वो समय याद आ गया जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था। कितना डरा हुआ और बेचैन था, लेकिन अब जड़ें जम चुकी हैं। शायद यही किस्मत है। आशा मेरे पास आकर बोली, ए बुढ़े क्या सोच रहे हो? मैंने उसका सिर सहलाया। सोच रहा हूँ रात को खाने में क्या है। सब हंस पड़े। ढलता हुआ सूरज परछाइयों को बहुत लंबा खींच रहा था।